इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में अगर आप बता सकें। मुझे जितना लगा उनका वो पर्सपेक्टिव ये नहीं था कि वो आपकी नॉलेज चेक करें, वो ये था कि आप वो प्रेशर हैंडल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। एंड आई गेस दे ट्राई देयर बेस्ट कि आपको वो अनकंफर्टेबल पोजीशन में डाले। वो हाँ। ऐसा एक एनवायरनमेंट में वो बोलेंगे कुछ नहीं आपको अनकंफर्टेबल करने के लिए, वो एक एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट कर देंगे कि आपको लगेगा कि यार, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कमीशन से रिलेटेड प्रोविजन बताइए, तो मैंने बोला कि सर लाइक व्हिच वन यू आर रेफरिंग टू, सिविल और क्रिमिनल। और एक तो जैसा सीनियर्स ने बोला भी था कि आप चाहे उनको कितने भी आंसर्स सही बता दो, जब तक वो आपसे एक सॉरी नहीं बुलवा लेंगे वो नहीं छोड़ेंगे आपको। और मतलब ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस, अगर मेरा नहीं भी होता तो भी ऐसा था जो मुझे लाइफ टाइम वो एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट होता है। वो सिर्फ आपका पर्सनालिटी चेक कर रहे हैं और उन्हें भी पता है कि आपको पता है, और वो भी जानते हैं कि जब आप इंटरव्यू में जाते हैं आपका दिमाग 50% कैपेसिटी पे काम करता है। आप जो 100% आपको आता है ना, वो मतलब ऐसे मैं लोगों से मिली बोलते हैं कि मैम मैं तो उनको 1-4 क्वेश्चंस में ही उलझा दूंगा और मैं जो है लॉ के में आने ही नहीं दूंगा। मैंने कहा ये नहीं, तुम नहीं कर सकते। What is the best approach for mains preparation along with that like with pre मेंस के लिए आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए। पर्सनली मैं अगर बताऊँ तो सबसे पहले तो आपकी बैरिक पे कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आपको सब कुछ रटा हो, आपको कॉन्सेप्ट याद हो। फिर मैम ने जैसे कहा था कि रिविजन में हम इतनी बार कर लेते कि वो चीज़ें हमें अपने आप आने लगती हैं। सब लोग को लगता है अप्रोच बहुत अलग अलग होती है हर स्टेट की। आई थिंक जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स की एक ही अप्रोच है, इन डेप्थ रीडिंग ऑफ द बेयर एक्ट। अपनी प्रिपरेशन की शुरुआत में आपने इस एग्जाम को कितने साल देने का सोचा था कि इतने अटेम्प्ट में मैं अपना स्विच कर लूँगी टू प्लान बी? कि अगर मतलब नहीं भी हुआ तो आप फिर दूसरों को भी आंसरेबल हो ना। और मुझे अपना नेचर पता है कि अगर मेरे पास प्लान भी होता तो शायद मैं नहीं कर पाती, क्योंकि आई हैव ऑलवेज लाइक आई हैव समथिंग टू फॉल बैक अपॉन ना। फ्रेंड ने बोला था कि सबसे बड़ा मोटिवेशन ना अनएम्प्लॉयमेंट होता है। हाय गाइस, वेलकम टू जुडिशरी गोल्ड। आज का दिन हमारे लिए बहुत स्पेशल है और उसका रीज़न ये है कि आज हम शेयर करने वाले हैं एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 सक्सेस स्टोरीज फ्रॉम जुडिशरी गोल्ड। इस बार का एमपीसीजे का रिजल्ट तो आपने सभी ने देखा होगा। एमपीसीजे में अनपैरेलल सक्सेस मिली है जुडिशरी गोल्ड को। 1 in 3 सेलेक्टेड स्टूडेंट इज फ्रॉम जुडिशरी गोल्ड एंड उन्हीं सेलेक्टेड स्टूडेंट्स में से आज हमारे साथ 3 नए जजेस हैं जो अपनी सक्सेस स्टोरी यहाँ पे शेयर करना चाहते हैं सभी के साथ। इसके अलावा जो इस पूरे कॉन्क्लेव का मोटो है वो ये नहीं है कि हम यहाँ पे आएँ और अपनी रिजल्ट फ्लेक्स करें, बस ये है कि इनकी सक्सेस स्टोरी से, इनकी स्ट्रगल स्टोरी से आप कुछ ना कुछ सीख पाए, क्योंकि एक एस्पिरेंट की जर्नी दूसरे एस्पिरेंट की जर्नी से बहुत डिफिकल्ट नहीं होती। तो आप शायद जिन चीज़ों से जूझ रहे हैं अभी, जिन चीज़ों पे स्ट्रगल कर रहे हैं, शायद इनकी बातों से आपको एक गाइडेंस मिल पाए, आपको एक मोटिवेशन मिल पाए कि अब आगे कैसे करना है। सो विद दैट आई वुड लाइक टू इन्वाइट सुकृति, धृतिका एंड मानसी ऑन स्टेज। ये हमारे जुडिशरी गोल्ड का पार्ट रहे हैं। मानसी एंड धृतिका हैव बीन फाउंडेशन बैच स्टूडेंट एंड सुकृति हमारी टेस्ट सीरीज स्टूडेंट थी, जिन्होंने टेस्ट सीरीज से ही कंटिन्यूअसली गाइडेंस सीख किया जुडिशरी गोल्ड से। सो लेट्स वेलकम देम ऑल। ठीक है, सो कुछ सवाल जो आप लोगों के मन में होंगे पहले मैं पूछती हूँ, इसके बाद फ्लोर ओपन कर देंगे ताकि आप लोगों के भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए। धृतिका से शुरू करती हूँ। धृतिका के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि बचपन से, यानी जो एजुकेशन जहाँ से स्टार्ट होती है वहीं से इनका स्ट्रगल वहीं से शुरू हो गया था। साथ में रह के मम्मी पापा के साथ में रह के पढ़ाई नहीं हो पाती फर्स्ट क्लास से। सो फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही वो अपनी मासी के घर थी और वहां से उन्होंने पढ़ा। इसके बाद कॉलेज में जब जाना हुआ तब फिर से पेरेंट्स से दूर, तो बहुत सारे साल ये अपने पेरेंट्स से दूर रह के पढ़ रही थी। इसके अलावा बहुत सारी बार ऐसा भी होता था कि पेरेंट्स अगर कहीं पोस्टेड है और उस जगह पे इंटरनेट नहीं आ रहा है तो फिर क्लास कैसे देखें, तो घर की सीढ़ियों के बाहर बैठ के इंटरनेट ट्राई करते हुए कि मिल जाए कहीं नेटवर्क मिल जाए, कहीं क्लास हो जाए। लेकिन ये बात पक्की थी कि क्लासेस तो लाइव ही देखनी है, रिकॉर्डेड वर्जन नहीं देखेंगे। क्लासेस अगर चल रही है तो मैं लाइव क्लासेस ही देखूंगी। इतना जहां पे हम कंफर्टेबल हो जाते हैं ना, जहां पे लगता है कि ऑप्शन है ना रिकॉर्डेड का, तो वो कर लेते हैं, व्हाई नॉट दैट।
जहां पे कंफर्टेबल हो जाता है ना, शायद वहीं पे हमारा आलस क्रीप इन कर जाता है, एंड वही नहीं करना है। सुकृति की अगर मैं बात करूं, सुकृति ने अपनी वेल सेटल्ड जॉब छोड़ी है जुडिशरी के लिए। कोल इंडिया में शी वाज सिलेक्टेड एज अ लॉ ऑफिसर। सुकृति ने दिल्ली मेंस भी क्वालिफाई किया है, एंड इन हर सेकेंड अटेम्प्ट शी हैज क्वालिफाइड एमपी जुडिशियल सर्विसेज, एंड इनका भी स्ट्रगल था। तो बहुत सारे मिथ्स आप लोगों ने सुने होंगे कि अगर जुडिशरी निकालना है तो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लो, सेकंड में किसी का नहीं निकलता, है ना? ये इसने भी सुना था। और इसीलिए जब फर्स्ट टाइम नहीं निकला तो रोते हुए पापा को फोन किया कि पापा अब मैं छोड़ रही हूँ। पापा ने वहां से डांट लगाई कि जिस चीज के लिए इतना स्ट्रगल कर रही हो, जिस चीज के लिए इतनी शुरू से मेहनत कर रही हो, पहले ही अटेम्प्ट में हार मान जाओगी क्या? तो खुद को वापस शुरू से शुरुआत करने के लिए फिर से तैयार किया, और फिर से तैयारी करी प्रीलिम से, फिर से तैयारी करी, शुरुआत से तैयारी करी दिल्ली और एमपी की। एंड दिल्ली का इंटरव्यू का रिजल्ट अवेटेड है, बट वी आर होपफुल, फिंगर्स क्रॉस्ड। बट एमपी की सिविल जज तो बन ही चुकी है। मानसी की अगर मैं बात करूं तो मानसी सागर से है। सागर में हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी पढ़ाई करी है। हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी फेमस है जजेस बनाने के लिए, लेकिन रिसोर्सेस वहां पे कम है। आपकी तैयारी अगर आपको बहुत अच्छी करनी है तो रिसोर्सेस आप ही को ढूंढने पड़ेंगे, उस तैयारी के लिए आप ही को मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस चीज को एज अ लिमिटेशन नहीं रखा उन्होंने, और अपनी तैयारी इन सारी चीजों के बावजूद भी करती रही। सो इसीलिए इन 3 सक्सेस स्टोरीज को आप लोगों के सामने लेकर आना बहुत जरूरी था। सो अब द क्वेश्चन, आप लोगों ने बहुत सारे मिथ सुने होंगे ना जुडिशरी के बारे में, कि वही लोगों का होता है जो रटते हैं, है ना? जो 4 घंटे सोएंगे और बाकी सारा टाइम पढ़ेंगे, उन्हीं लोगों का सिलेक्शन होगा, बाकी किसी का सिलेक्शन नहीं होता जुडिशरी में। आपका सोर्स है कोई, तभी सिलेक्शन होगा, वरना नहीं होगा। सुकृति आप बताओ, आपके क्या सोर्सेस थे? मेरा एक ही सोर्स है, जुडिशरी गोल्ड। दैट इज माय ओनली सोर्स फॉर प्रिपरेशन। आई थिंक दिस मिथ दैट मैम इज टॉकिंग अबाउट, बहुत सारे अननेसेसरी रूमर्स रहते हैं कि नहीं, यू हैव टू बी, मतलब एमपी का एग्जाम है सो यू शुड बी लाइक फ्रॉम एमपी, एंड ऑल दिस नॉनसेंस इज देयर अ लॉट। आई डोंट बिलोंग टू एमपी। मैं ओरिजिनली बिहार से हूँ, पेरेंट्स दिल्ली में सेटल्ड हैं, पढ़ाई मैंने ऑल ओवर इंडिया की हुई है, और मतलब मैंने दिल्ली का भी एग्ज़ाम दिया था, जो कि मैंने अपने इंटरव्यू में यहाँ पे भी डिक्लेयर किया। यू हैव टू डिक्लेयर जब आप एमपी हाई कोर्ट जाते हैं इंटरव्यू देने। तो ये सारी चीज़ें तो आर आउट इन दी ओपन। और उसके बाद भी अगर वंस यू सी दैट यू आर सिलेक्टेड, यू सी योर नेम इन द लिस्ट, तो यू रियलाइज कि process is fair. They're just looking at your performance. They're not looking at anything else. So just to bust that myth, I think you've done that. ये वाली चीज आप लोग बहुत लोगों से सुनोगे कि अगर आप एमपी के नहीं हो तो फिर आप एमपी में कैसे सेलेक्ट कर सकते हो। वो लोग सेलेक्ट करेंगे ही नहीं, चाहे कितने भी ब्रिलियंट स्टूडेंट हो। अगर आपसे कोई ऐसा सवाल करे, आपको कोई ऐसी जानकारी दे, तो उन्हें सुकृति मैम के बारे में बताना। ये एग्जाम्पल है कि ऐसा नहीं होता। आपका कोई सोर्स भी होना जरूरी नहीं है। फैमिली में कोई जज है तभी आप जज बनोगे, ऐसा कुछ नहीं है। सुकृति के फैमिली में कोई जज नहीं है, ये फर्स्ट जनरेशन जज होंगी अपनी, फर्स्ट जनरेशन लॉयर है। एंड दैट इज व्हाई इनकी सक्सेस स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो मिथ होता है कि बैरक जब तक पूरा रट नहीं लोगे, एक एक शब्द जब तक याद नहीं कर लोगे, तब तक तो सिलेक्शन होगा ही नहीं। रुतिका आप बताओ, ये कितना सच है? ये लाइक मैम सेड कि रटने की ज़रूरत नहीं है, बट आई गेस जब आप डेली बेसिस पे, जब आपने एक ही बैरट को 10 बार पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया, आपको बैठ के रटने की ज़रूरत नहीं है कि भाई सेक्शन 10 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट्स में क्या बताया कि कौन से एग्रीमेंट्स होंगे। जब आप डेली उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे, एक ही क्वेश्चन को 10-10 बार अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस करें, वो चीज़ अपने आप आपके दिमाग में बैठ जाएगी। तो रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड आई गेस जब हम रिवाइज करते हैं, एक ही चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करते हैं, वो आपको रिटेन भी लंबे समय तक रहता है।
तो आई गेस ये तो बिल्कुल मतलब ट्राई भी नहीं करना, क्योंकि जो आप रटेंगे वो आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में ही जाएगा और आप इवेंचुअली उसको भूल जाएंगे। तो जस्ट रिवाइजिंग लाइक दिस है ना कि रिविजन इज द की। आपने पढ़ लिया है, कंसेप्ट्स क्लियर है, जस्ट कीप ऑन रिवाइजिंग। आप ये मत सोचिए कि अच्छा रिजल्ट आएगा उसके बाद आई विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट स्टेज। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, और जितना जितना टाइम है आपके पास बस जस्ट कीप ऑन रिवाइजिंग, तो रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो चीज़ें भी आपके दिमाग में बैठती जाएंगी। और रटना तो कभी किसी चीज का सोल्यूशन होता ही नहीं है। हम जब कहते हैं कि आपको बेरेक्ट याद होना चाहिए, तब व्हाट वी मीन इज कि बेरेक्ट में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या एसेंशियल है, उन एसेंशियल में आप किसी चीज को ना भूलें। अगर आप उन्हीं एसेंशियल्स को लिख कर आते हैं, भले ही अपनी लैंग्वेज में लिख कर आते हैं, तो दैट डज द वर्क। और अगर आप इतनी बार रिवीजन करते हैं ना, तो इतनी बार रिवीजन करने के बाद आपको वो चीजें याद हो ही जाती है। कोई ऐसा टर्म होगा ही नहीं, इंपॉर्टेंट टर्म, जो आप भूलोगे। तो रिवीजन एक्चुअली इज द की। बार बार पढ़ते रहना इज द की। कमिंग टू मानसी, मेरे 2 सवाल है। पहला तो ये मिथ है, आप लोग भी जानते होंगे, कि एमपी में अब सिर्फ एनएलयू के बच्चे सेलेक्ट होते हैं जिनको इंग्लिश बिल्कुल बढ़िया तरीके से आनी चाहिए और जिनका पूरा बैकग्राउंड ऐसा होना चाहिए कि ये यहाँ पे थे पहले, फिर वहां पे थे। मतलब ऐसे स्टूडेंट्स जो एनएलयू से हो, पोस्ट ग्रेजुएट एनएलयू से की, पोस्ट ग्रेजुएशन एनएलयू से किया। ये कितना सच है मानसी? ये तो बिल्कुल भी सच नहीं है, क्योंकि इसका एग्जाम्पल मैं ही हूँ। मैं ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी को बिलोंग करती हूँ, तो ये तो बिल्कुल भी सच नहीं है। वो सिर्फ एक परफेक्ट स्टूडेंट ढूंढते हैं, तो अगर वो परफेक्ट है तो देन आप ले जाओगे उसको। परफेक्ट स्टूडेंट कहीं से भी मिल सकता है, इसकी जरूरत नहीं है कि वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से ही हो। इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से हो जिसमें आपको फीस बहुत ज्यादा लगती है। अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो तो फिर एक्चुअली यूनिवर्सिटी डज नॉट मैटर। बिल्कुल ठीक मानसी? ठीक। अब कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू आंसर दिस। ये कैसे जब रिजल्ट पता चला, तो पहले तो ये बताओ कि पता कैसे चला, क्या कर रहे थे, घर वालों का रिएक्शन क्या था? तो सुकृति तुमसे शुरू करते हैं। मैम, मैं एक ट्रिप पे गई हुई थी अपनी फैमिली के साथ, और हम लोग बस घूम घाम के लौट के आए थे। शाम में बहुत थक गए थे, और रिजल्ट मतलब मुझे किसी ने मैसेज किया कि रिजल्ट आ गया है। ऑफ कोर्स मेरा जो रिजल्ट है वो मुझे नहीं पता था, तो मैं जाके बाथरूम में छुप गई सबसे पहले। मैंने बोला कि देखो भाई, अगर मैंने अभी देख लिया और नहीं हुआ तो पूरा ट्रिप खराब हो जाएगा। और अगर मैंने मतलब बिकॉज आई डिड नॉट एक्सपेक्ट ओनली अ पॉजिटिव रिजल्ट। तो फिर 10 मिनट के बाद मैं किसी तरह निकली। मैंने कहा नहीं यार, इतना डरपोक तो नहीं हो सकते। थोड़ा सा हिम्मत करके मैंने कहा चलो अब मैं फ़ोन चेक कर लेती हूँ अपना, देखते हैं वॉट एवर इट इज़, लेट्स जस्ट फेस इट। तो मैं बाहर निकली और मेरे फ़ोन पे ऑलरेडी तब नोटिफिकेशंस आ रहे थे, कनेक्ट सर का भी था, तो दे वर कांग्रेचुलेटिंग मी। तो मैंने कहा कि चलो अब हो गया। तब मैंने जाके हिम्मत करके फिर मैंने वो PDF खोला और फिर मैंने चेक किया। दैट्स इट। मेरे साथ तो ये था कि मैं इतनी इम्पेशेंट हूँ। जैसे 11 फरवरी को ख़त्म हुए इंटरव्यूज़, मैं 12 की मॉर्निंग से ही चेक करी वेबसाइट पे आ तो नहीं गया है। डेली मैं चेक करती थी दिन में 4 बार। और 18 तारीख को भी हम तीनों लोगों का, मेरे मम्मी पापा और मेरा तीनों का व्रत था। तो मम्मी शाम को मंदिर से आई, सब खाना वाना खा के फलार करके बैठे थे और टीवी देख रहे थे। लाइक मेंस का रिजल्ट भी ऐसे आया कि कोई पुरानी पिक्चर लगी है, बैठ के देख रहे हैं, पता चला रिजल्ट आ गया बीच में। तो मैंने 15 मिनट पहले ही वेबसाइट चेक करी थी और कुछ नहीं था उस पर। और लास्ट ईयर भी आई गेस 15th डे पे रिजल्ट आया था। तो मुझे पता तो था कि इतनी जल्दी आएगा नहीं। आई वाज एक्सपेक्टिंग इट टू बी रिलीज समवेयर अराउंड होली। तो बट वो कि नहीं क्या पता आ गया, तो वो कर रही थी मैं। फिर मुझे एक फ्रेंड का मैसेज आया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और बैठी हूँ और ज़्यादा फ़ोन्स नहीं आते, किसी के कॉल्स नहीं आते, तो आता है तो तुरंत मैं चेक कर लेती कि भाई क्या आया है। तो उसने बोला कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो मैं डर गई। मैंने कहा कि ऐसी तो कोई कॉन्ग्रेचुलेट करेगा नहीं आउट ऑफ नोवेयर, मतलब रिजल्ट आ गया है। तो डरने की क्या बात है? वही बता रही कि वो चीज़ मैं शायद अभी तक भी प्रोसेस नहीं कर पाई हूँ मैंने। और मम्मी पापा बैठे और मुझे लग रहा था कि अगर नहीं हुआ होगा तो मैं इनको नहीं बताऊंगी, पर अगर ये कैसे पता चले हुआ है कि नहीं। तो मैंने बोल दिया धीरे से, मैंने एकदम धीरे से बोला। मैंने कहा कि ना रिजल्ट आ गया है। तो मम्मी पापा कि अरे चेक करो। फिर मैं खड़ी हुई, मैंने कहा कि नहीं मैं नहीं चेक करी, क्या पता हुआ होगा कि नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि यार कोई किसी के साथ इतना बुरा नहीं करेगा कि किसी का नहीं हुआ है तो कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहा हूँ। तो मैंने बोला कि हो तो गया, बट फिर भी मैं बोल रही थी कि मैं नहीं खोलूंगी। तो पापा ने बोला कि अच्छा हमको साइट बताओ, हम ही देखते हैं। मैंने कहा कि नहीं मैं खोलूंगी। फिर अच्छा, और जब मुझे पहले 1.5 पेज में नाम ही देखा ना, मैंने कहा कि अभी लगता है हो तो गया पर रैंक नहीं आई। डिसअपॉइंटमेंट। पर मैंने कहा कि नहीं, लाइक आई शुड बी थैंकफुल
कि एटलीस्ट मुझे मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे मतलब फ्रूटफुल रहा है मेरा प्रोसेस। फिर मैंने उनको बताया, फिर तो कंटिन्यूसली जंप कर रही है और मम्मी पापा की आराम से भाई लग ना जाए इधर उधर बैठ के, और मेरी लिटरली है तो मम्मी मोहल्ले वालों को बता दो। बेटी जज बन गई। One more thing I'd like to add. ये जब मैंने बताया अपने पेरेंट्स को फाइनली, तो मेरे हाथ में फोन था, तो माय डैड इज स्टैंडिंग हियर मेरे एकदम सामने और मम्मा ऐसे डायगोनली खड़ी है। तो मैंने बोला हो मतलब आ गया रिजल्ट, मेरा हो गया है। तो माय डैड कम्स रनिंग टू हग मी एंड आई डिड नॉट रियलाइज माय मॉम कम्स फ्रॉम दैट साइड, शव्स हिम मतलब शी इज लाइक सबसे पहले तो मैं ही करूंगी मतलब। मानसी आप बताओ। उस दिन ना महाशिवरात्रि थी, तो वही शंकर जी के मंदिर में थे हम लोग, पतन वहाँ से ट्रिप होकर वापस आए। तो एकदम से मम्मी मेरी कोर्ट में जॉब करती है, तो उनके मम्मी के कोर्ट के अंकल का फ़ोन आया कि बधाई हो, बेटी की 12th रैंक आई है, बेटी जज बन गई। रिजल्ट मैं फोन मैंने ग्रुप्स चेक किए, तो ग्रुप्स चेक किया, फिर मैंने तुरंत वेबसाइट खोली तो उस पर दिखा अरे वाह ये तो 12th रैंक आ गई। तो ऐसे मुझे ये होगा। सो जुडिशरी की जो जर्नी होती है, उस जर्नी में आपके बहुत सारे साथी होते हैं। एक तो आपके फ्रेंड्स होते हैं जो आपके साथ तैयारी कर रहे होते हैं, जो आपको बीच बीच में वो मोटिवेशन का डोज देते रहते हैं कि चल कोई नहीं, इस बार नंबर नहीं आए, अगला टेस्ट देते हैं, शायद उसमें आ जाएंगे, करते हैं, कोशिश करते हैं। एक तो वो फ्रेंड्स होते हैं। दूसरे होते हैं आपके टीचर्स, आपकी फैकल्टी, आपके मेंटर्स, जो आपको बार बार सही रास्ते की तरफ गाइड करते हैं। जब आप रोना धोना शुरू कर देते हो कि हो ही नहीं रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है, शुरू कैसे करें, नहीं समझ में आ रहा, तो दे गाइड यू टुवर्ड्स द करेक्ट डायरेक्शन कि ऐसे करो, यहाँ से शुरू करो, उसके बाद एक एक स्टेप पे दे गाइड यू। सो ये जो पूरा पाथ है, इस पाथ पे चलना तो सिर्फ एस्पिरेंट को ही होता है। सिर्फ फैकल्टीज गाइड कर सकती है, फ्रेंड्स मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन चलना तो आप ही को होता है। लेकिन ये जो पाथ पूरा होता है, इस पाथ को बनाने का काम आपके पेरेंट्स का होता है। उनका जो स्ट्रगल है वो तब से शुरू हो जाता है जब आप लॉ कॉलेज में जाते हो। जो भी स्टूडेंट लॉ कॉलेज में जाता है, पेरेंट्स के दो ही सपने होते हैं, एक तो ये कि आईएएस बन जाए, दूसरा ये या फिर जज बन जाए। आप कितने भी अच्छे पैकेज पे क्यों ना हो, 20 लाख 25 लाख रुपए साल के क्यों ना कमा रहे हो, पेरेंट्स कहेंगे एक बार जुडिशरी का एग्जाम दे के देख लो, शायद सही हो जाए, शायद वहां हो जाए। तो पेरेंट्स हमेशा मोटिवेट करेंगे, ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे कि आप किसी तरह उस जुडिशरी के रास्ते पे पहुंचो। सो उस पूरी फाउंडेशन को ले डाउन करने का जिम्मेदारी उन्हीं की होती है। और उनके जो एफर्ट्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे एफर्ट्स होते हैं। अगर आप पढ़ रहे हो तो मम्मी थाली वही ला कर दे देंगी कि यहीं बैठ के खाना खा लो, बाहर मत आओ, यहीं खा लो। खाना खा लिया तो थाली उठा के वापस भी ले जाएंगी कि तुम मत उठो, यहाँ पे पढ़ लो। घर में रिश्तेदारियों में शादी है तो पेरेंट्स आप तक बात पहुंचने से पहले नहीं वो नहीं आ पाएगी, खुद ही एक्सप्लेन कर रहे हैं रिश्तेदारों को कि वो नहीं आ पाएगी, उसकी तैयारी चल रही है। सभी के पेरेंट्स ने आई गेस इस तरह का कुछ ना कुछ छोटे बड़े सैक्रिफाइसेस कुछ किए होंगे। कोई ऐसा मोमेंट है जो आपको याद है जिसकी वजह से जब ये रिजल्ट आया तब खुशी तो हुई कि खुद जज बन गए, लेकिन वो पेरेंट्स को प्राउड फील करवाने वाली खुशी हुई कि यहाँ पहुँच गए अब। तो मेरा मतलब ये चीज़ मैं हर प्लेटफॉर्म पे जब से रिजल्ट आया मैं ट्राई करती हूँ कि मैं कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिस ना करूँ जहाँ पे मैं अपने पेरेंट्स को ड्यू क्रेडिट ना दूँ। तो मैं सबको यही बोलती हूँ कि जिस दिन मेरा रिजल्ट आया, मतलब हम सबके पेरेंट्स ही अपना बेस्ट ट्राई करते हैं, मतलब उनको वो रहता है कि हम अपनी तरफ से जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इसके सिलेक्शन में वो हम करते हैं। तो जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन मेरी जो मेहनत है कि मैंने कितनी पढ़ाई करी, कितने टेस्ट लिखे, कितनी बार मैं डीमोटिवेट हो जाती थी, वो सबके सामने आ गया कि नहीं भाई पढ़ाई करिए, मेहनत करिए। बट नाउ इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मेरे पेरेंट्स की जो स्ट्रगल है मैं उसको आगे ला के रखूँ सबके सामने। कि जैसे मैम ने बोला शादी होती थी हम तक बात ही नहीं आने दी, बट अगर मैं नहीं जा रही हूँ क्योंकि मेरा एग्जाम है, मेरे पेरेंट्स का कुछ उसमें मोटिव नहीं है कि वो क्यों ना जाए, है ना। अब तो उनका जैसे जब जॉब में थे तो भाई हमारा जॉब है, छुट्टी नहीं मिल रही है, बट अब रिटायर्ड है, दूसरों की भी एक्सपेक्टेशन होती है आप तो 15 दिन पहले आ जाओ, जब तक जॉब में थे नहीं आ पाते थे। बट मैं नहीं जाती थी पर वो भी नहीं जाते थे। मेरी दीदी को बेटा हुआ, लाइक इट्स लाइक बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आते हैं तो वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट्स होते हैं।
तो मेरी मम्मी भी सुबह उसी दिन गई कि एट लास्ट उनसे रहा ही नहीं गया भाई कि नांसी हुआ है, वो उसी दिन गई। बट मेरे पापा नहीं गए क्योंकि अगर वो जाएंगे तो मैं यहाँ अकेली रहूँगी, मुझे खाना बनाना पड़ेगा, मुझे मेड्स को देखना पड़ेगा, मेरा टाइम वेस्ट होगा इन सब चीज़ों में। तो वो घर पे थे। तो आपका तो एग्ज़ाम है इसीलिए आप नहीं कर रहे हो क्योंकि आपका उसमें कुछ बेनिफिट छुपा हुआ है एग्ज़ाम में, बट पेरेंट्स का कोई बेनिफिट नहीं होता है, कोई वो नहीं होता है, बट फिर भी वो आपके बराबर या एट टाइम्स आपसे ज़्यादा ही करते हैं आपकी सक्सेस में कंट्रीब्यूट करने का। तो आई जस्ट वांटेड टू लाइक ये एक्सप्रेस करना चाहती थी कि मैं कि मेरा तो रिजल्ट ने सबको बता दिया कि क्या है, मेरी क्या स्ट्रगल्स रही है, मेरा कितना हार्डवर्क है, बट उनका शायद मुझसे भी ज़्यादा है। और जैसे मैम ने पूछा ना कि कैसा लगता है, तो जब मैं उनको देखती हूँ ना तो मुझे बार बार रिमाइंड होता है कि अच्छा मेरा रिजल्ट आ गया है, मेरी जॉब लग गई है, इसीलिए वो लोग इतने खुश है, इसीलिए उनको लोग फ़ोन कर रहे हैं। तो मेरे तो 2-4 दोस्त थे, उन्होंने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर दिया, बट वो इतने टाइम में जितने भी लोगों से एसोसिएट रहे अपने जॉब के थ्रू, फैमिली के थ्रू, रिलेटिव्स के थ्रू, उनको आज तक रोज फोन आ रहे हैं कि अरे हमको यहाँ से पता चला कि आपकी बेटी का हो गया है। तो उनको देख के मुझे अच्छा लगता है कि हाँ अच्छा रिजल्ट आया है, कुछ अब डिफरेंट हुआ है लाइफ में, तो वो लोग अब खुश। और एक वो जो जैसे सुकृति बता रही थी ना कि पेरेंट्स ने बोला कि अब हम टेंशन फ्री हैं, तो वो चीज़ उनके बोलने चालने में और देखने से ही समझ में आती है, वो जो रिलीव्ड होने वाली फीलिंग होती है ना, अब बेटी सेटल हुई। हाँ सेटल हो गई। सेटलमेंट की डेफिनेशन भी चेंज हो गई है, पहले शादी हो जाए तो सेटल है, अब जज बने तो सेटल है। शादी वादी तो देख लेंगे। मेरे फ्रेंड पूछ रहे थे कि अब तो रिजल्ट आ गया तो फैमिली प्रेशराइज कर रही है शादी। मैंने कहा भाई आधे घंटे पहले रिजल्ट आ गया, आधे घंटे में थोड़ी शादी करने लगेंगे। सुकृति वांट टू ऐड समथिंग? मैम वैसे तो आई थिंक कृतिका हैज कवर्ड एवरीथिंग, बट हाँ लाइक पेरेंट्स बहुत ज़्यादा आई थिंक उनके लिए ये आपसे भी ज़्यादा बड़ी चीज़ होगी जब हो जाएगा। ये तो यू नो एक बहुत ही छोटी सी चीज़ है, जैसे हमारे घर में बोथ माई पेरेंट्स वर्क, तो यू नो कोई रहता नहीं था, मैं घर पे प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो जैसे मतलब दे डिड नॉट इवन एक्सपेक्ट कि हाँ मैं पढ़ रही हूँ तो मैं गेट भी खोलने जाऊँ। वो बोलते थे घंटी भी बजेगी तो तुम अपने रूम में बैठे रहो, लाइक समवन एल्स विल ओपन द डोर। और कभी किसी दिन यू नो इफ आई हैव टू ओपन द डोर माई डैड वुड जस्ट लाइक से कि नहीं ये एक सेकेंड वेट, वी नीड एन ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट, यू नो यू डोंट गेट अप फ्रॉम योर चेयर। तो अगर वो वैसा नहीं करते तो मैं शायद आज नहीं होती यहाँ पे। तो आई थिंक मानसी? मैम सेम मेरे साथ भी है। मैम मेरे पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में है, दोनों बोथ पेरेंट्स, तो वो 40 किलोमीटर्स अप डाउन करते हैं सागर से, वो तहसील एरिया में जॉब करने जाते हैं। क्योंकि मैं सागर में रह के मैंने अपनी पूरी एजुकेशन कवर की, तो बेटी को दिक्कत ना हो, उनको गवर्नमेंट क्वार्टर मिल सकता था, बट उन्होंने गवर्नमेंट क्वार्टर को हटाया और सागर में रहे मेरे साथ ताकि बेटी को कोई प्रॉब्लम ना हो। सेम वो कहा कि बेटी उठे भी ना चेयर से, तो वो उनका सपोर्ट मुझे हमेशा रहा है। पेरेंट्स की कॉन्ट्रीब्यूशंस तो आई डोंट थिंक कि कोई भी कभी भी उसको एप्टली वर्ड भी कर पाएगा। शायद हम उसे एक सेंटेंस में कभी कह भी नहीं पाएंगे कि पेरेंट्स का लाइफ में हमारी इस जर्नी में कंट्रीब्यूशन क्या रहा, क्योंकि इतने छोटे छोटे से मोमेंट्स होते हैं, इतनी छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो वो आपके लिए हर रोज़ कर रहे होते हैं, हर रोज़। सो आई थिंक कि उन्हें बस इस पॉइंट पे आप थैंक यू ही कर सकते हो। और ये वाली चीज़ जो द्रुतिका ने कही कि रिजल्ट आया ये हमें अभी लग नहीं रहा है, हम जज बन गए, हमें नहीं पता चल रहा है, लेकिन पेरेंट्स को जरूर पता चल रहा है। तो पेरेंट्स के लिए अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हो तो जुडिशरी करो और जज बन के दिखाओ। इसमें मैं ऐड करना चाहूँगी, जैसे जब रिलेटिव्स का भी फ़ोन आया तो देवर लाइक कि अरे एनएलयू से हो कॉर्पोरेट के लिए तो कभी ट्राई करा होगा। तो मैंने भी बोलती कि मे बी अगर मैं कॉर्पोरेट फील्ड में गई होती, नो डाउट मुझे यहाँ से अच्छा पैकेज मिल रहा होता, मेरी वो मेट्रो लाइफ वाली लाइफ होती। बट मैंने कहा अगर मेरी वहाँ पे 20 लाख 25 लाख की भी जॉब लगी होती ना, तो शायद इतने लोग मेरे पेरेंट्स को फ़ोन करके ये नहीं बोलते कि अरे बधाई हो। मेरे पापा मुझसे ही अपने फेसबुक पे मुझसे ही पोस्ट डलवा रहे कि अरे ये फोटो डाल के इसमें क्या और मैं अपने लिए पोस्ट डाल रही हूँ उनके फेसबुक के थ्रू। तो मैंने कहा कि बहुत सारे पर्क्स हैं, इससे अच्छी लाइफ भी मुझे मिल सकती थी, बट जो चीज़ जुडिशरी में सिलेक्शन होने से उनको दी है वो शायद मैं नहीं दे पाती किसी भी अच्छी उस जॉब के थ्रू। तो आई गेस ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट जब आप उनको होता हुआ देखते हो ना तब आपको लगता है कि ओ माय गॉड कितनी बड़ी चीज़ है ये उनके लिए। एक्चुअली ट्रू। पेरेंट्स का रोल हो गया, अब आते हैं फैकल्टीज के रोल पे, मेंटर्स के रोल पे। आप लोगों को फैकल्टीज का गाइडेंस तो है ही, था भी और आगे भी कंटिन्यू रहेगा ही, लेकिन कुछ ऐसे फ्रेंड्स होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने हमेशा मोटिवेट किया होगा कि ये कर लो वो कर लो। उस सपोर्ट सिस्टम की कितनी वैल्यू होती है? सभी की लाइफ में आई थिंक वो एक पर्सन तो होगा ही जिसके लिए, जिसको आप कॉन्स्टेंटली देखते हो कि ये समझा देगा, ये गाइड कर देगा, जिसकी बात पे भरोसा भी होता है, जिसकी बात पे आप भरोसा भी करते हो। तो आप लोगों
की लाइफ में भी ऐसा कोई ना कोई रहा होगा, उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, उस पर्सन के होने की कितनी इंपॉर्टेंस है? मानसी? मेरी लाइफ में रही है मेरी एक मेंटोर आस्था तिवारी मैम। तो उनकी बहुत मतलब वो मेरे जस्ट पीछे खड़ी रही, बुक्स लेके, बैरक्स लेके, ज़रूरत पड़ी तो डंडी भी लेके खड़ी रही। उनसे जो पाया उन्होंने वो सब कुछ किया। एक पर्सन आपकी लाइफ में कोई ऐसा होना चाहिए जिस पे आप आँख बंद करके भरोसा करते हो और हर चीज़ उनसे शेयर कर सकते हो, कुछ भी। मतलब अगर फैमिली में कोई प्रॉब्लम है वो भी, अगर पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम है वो भी, और स्टडी से रिलेटेड तो कर ही सकते हो। तो मेरी जो पर्सनल मेंटोर रही है वो आस्था तिवारी मैम रही है और मुझे बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिला है मुझे, और उनकी वजह से शायद मैं यहाँ तक पहुँचूँ फर्स्ट अटेम्प्ट में। ऋतिका? यस मैम, तो मेरी लाइफ में मतलब फ्रेंड्स भी थे और लकीली कजिन्स भी, मतलब हमेशा ऐसे जिनसे मैं शेयर कर सकूँ, कुछ भी बता सकूँ। बट आई गेस मुझे जैसा मेरा नेचर है तो मुझे ये नहीं चाहिए होता कि मैं किसी को बोलूँ कि यार पढ़ाई नहीं हो रही है, समझ में नहीं आ रहा, मतलब वो मैं खुद फिगर आउट कर लूँगी। तो मुझे ब्रेक लेने के लिए ऐसे लोग चाहिए होते जिनसे मैं पढ़ाई के बारे में बात ना करूँ, कुछ भी उल्टा सीधा बकवास कर लो कि वो माइंड रिफ्रेश हो जाए। तो 2 फ्रेंड्स ऐसे हैं मेरे, एनी और मानसी। मानसी तो भोपाल की है, तो उनसे मतलब ब्रेक लेना हो तो उन दोनों से बात कर लो कि अच्छा अरे उसके में क्या हो गया, तुमको उसको पता है उसने शादी कर ली, अरे इसकी नया जॉब लग गई है, कैसे हो रहा है। तो वो वाला कि कुछ टाइम के लिए आप बिल्कुल भूल जाओ कि क्या आपको, अच्छा अभी तो आईपीसी का रिवीजन नहीं कंप्लीट हुआ है, सीपीसी में ये नहीं समझ में आ रहा है। तो वो क्योंकि कॉन्स्टेंटली वो चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं और आप भले फिजिकली तो एग्जॉस्ट नहीं होते हैं पढ़ते पढ़ते, बट वो मेंटल एग्जॉशन इस पॉइंट का होता है कि फिर आप जब सो भी रहे होते हो तो आपके दिमाग में वही सब, मुझे सपने भी वही आते थे कभी कभी कि कल उठ के इसका रिवीजन कर रहा है, आप 24/7 वही थॉट्स। तो उन थॉट्स से ब्रेक लेने के लिए मैं उन लोगों से बात करती थी। और एक और मेरा फ्रेंड है वैभव, तो मैं उसको बता देती थी कि यार अब कल एग्जाम में, अब मेरा मन नहीं कर रहा एग्जाम देने जाने का। तो वो मुझे बोलता था, मतलब वो एक ऐसा होता है ना कि आप थर्ड पर्सन से सेम ही चीज़ सुनो तो उसका इम्पैक्ट अलग होता है, भले ही आपको पता हो। तो वो बोलता था कि अच्छा डर लग रहा है, मतलब तैयारी अच्छी है। और मुझे लगता था कि हाँ, क्योंकि जिसने तैयारी नहीं करी उसको किस चीज़ का डर है। तो मतलब अगर वो बोल रहा है कि तैयारी है तुम्हारी अच्छी तभी तुमको डर लग रहा है, तो फिर मुझे लगता था कि हाँ नहीं। जैसे मैं डीजीएस का जब एग्जाम देने गई थी तो मुझे पता था मैं डीजीएस के लिए प्रिपेयर नहीं थी, बट मैं क्योंकि एमपी के 10 दिन पहले तक मैंने सोचा चलो एग्जाम दे के देखते हैं। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा कि यार इतना क्राउड है, और मेरा क्योंकि ऑनलाइन रहा है तो मैं वो उससे उस एटमॉस्फेयर को मैंने देखा नहीं था कभी। तो जब मैंने सेंटर में इतनी भीड़ देखी तो मैं भीड़ देख के ही डर गई कि अरे बाप रे इतने सारे बच्चों के बीच में, और ये तो एक सेंटर है सिर्फ दिल्ली में, ऐसे कितने सारे सेंटर्स होंगे। तो उसने मुझसे बोला था कि बस ऐसा समझो कि ये एक मॉक टेस्ट है, बस दिल्ली पैटर्न पे हो रहा है। ठीक है फिर तो अच्छा ही है। तो वो जब आप उस स्ट्रेस को बाहर छोड़ के जाते हो तो आप अपना 100% दे पाते हो। एंड आई गेस वो उस जोन तक आपको पहुंचाने के लिए आपके फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, कजिन्स वगैरह जिनसे भी आप कंफर्टेबल हो, उनका रोल बहुत मतलब ऐसे इररिप्लेसेबल टाइप रहता है। ये जो ऋतिका ने एक चीज कही थी, घबराहट तैयारी की निशानी है। अगर घबरा रहे हो तो मतलब तैयार हो, अगर घबराहट ही नहीं है तो फिर जिसने पढ़ाई नहीं उसे किस चीज की घबराहट। तो अगर घबरा रहे हो तो अच्छी चीज है, डर लगना अच्छी चीज है। सुकृति, आप मुझे ये बताओ कि मेंस में आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। इनफैक्ट मेन एग्जामिनेशन को मेन कहा ही इसलिए जाता है क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम है। तो आंसर राइटिंग की तैयारी कैसे करी एंड हाउ डिड द फैकल्टीज, द मेंटर्स, द फ्रेंड्स हेल्प यू? मैम आई थिंक जो एमपी का मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था तो उसमें मेंस क्लियर नहीं हुआ था, एंड वो इसलिए ही था क्योंकि मैंने ठीक से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एक्सटेंसिवली नहीं की थी। तो सेकेंड टाइम जब हुआ तो मैं बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाह रही थी, तो तब आई गॉट इन टच विथ यू। मैंने मेंस टेस्ट सीरीज भी ली यहाँ जुडिशरी गोल्ड पे। आई थिंक दैट वाज लाइक द टर्निंग पॉइंट और वट एवर ऑफ माई प्रिपरेशन, क्योंकि उसके बाद जब आप एक तो आप खुद आंसर लिख रहे हो, वो आपके दिमाग में कि हाँ भाई मैंने सब सही लिख दिया, जब आप उसको किसी और को दिखाते हो, वो इंसान जब पढ़ के बताते हैं कि यार देखो तुम्हारे आंसर में ये चीज़ ऐड कर दो या ये हटा दो, तो दैट इज़ व्हाट यू नीड इन आंसर राइटिंग। तो आई थिंक आई वॉज डूइंग माई प्रेपरेशन। अर्पिता मैम को तो काफ़ी मैं कॉल करती थी, कनिष्क सर को, शिवानी मैम को, और दे वर ऑलवेज अवेलेबल फॉर मी। मैं कभी भी मतलब मैं बस एक वॉइस नोट डाल के मैम ये डाउट है प्लीज़ बता दो, अगले दिन एक वॉइस नोट मेरे पास आ जाता था टू आंसर ऑल माई डाउट्स। तो कई बार क्योंकि मैं दिल्ली में बेस्ड हूँ तो मैं फ़ोटोज़ भेज देती थी अपने आंसर्स के मैम को। तो आई थिंक क्योंकि मैंने टेस्ट सीरीज़ ली, क्योंकि मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एक्सटेंसिवली की, तो मेरा मेंस का स्कोर भी अच्छा था और यू नो इट हेल्प्ड मी अ लॉट। आई थिंक मेंस के बारे में एक और जो मिथ है वो ये है कि जितनी सप्लीमेंट्रीज ले सको ना उतनी ले लो, और जितना लिख सको उतना लिख कर आ सको। आप लोग बताओ क्या आप लोगों ने ऐसा किया था?
क्या किया फिर? जितनी ज़रूरत है एक आंसर में आप उतना ही डाल के आइए। क्वालिटी मैटर करती है आंसर की, जैसे मैंने इंटरव्यू में भी बोला था, ऑनलाइन इंटरव्यू सेशन में, तो क्वालिटी मैटर्स करती है। अगर आप 8 नंबर के क्वेश्चन में सफिशिएंट मटेरियल लेके आ रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि आप 3 पेज भर के आओ, जो पूछा है पॉइंट टू उसको आंसर करके आओ, तो वो सफिशिएंट होता है। आई गेस आई एग्री विद दिस बिकॉज जब मैं अपना आंसर राइटिंग, क्योंकि सिंस मैंने फाउंडेशन बैच कराई था मेरा 1 साल का प्रॉपर, उसमें सब कुछ कवर था, AWTs भी होते थे, मॉक टेस्ट भी होते थे, तो मेंस के टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं गई, मैं प्रैक्टिस ही करती थी। जैसे मेरे पास अनसॉल्व एक बुक थी, तो व्हाट आई डिड वाज कि मैंने सिनॉप्सिस बना लिए थे सारे आंसर्स के, ये सोच के कि कल को यही क्वेश्चन अगर पेपर में उठ के आ जाए तो मुझे ये नहीं सोचना है कि अरे इंट्रोडक्शन में मुझे कितना लिखना है, या अगर इवन इतना कि अगर मुझे जैसे TP है उसमें आपको कोई एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करना है, तो आप क्या एग्जाम्पल लिखोगे, क्या फैक्ट्स लिखोगे, कैसे उसको एक्सप्लेन करोगे, वो सब मैं सिनॉप्सिस में ही लिख लेती थी, ताकि वहाँ मेरे सोचने में भी टाइम वेस्ट ना हो। बिकॉज मैं बोलती हूँ ना कि जब वहाँ पे 3 घंटा आपको इतना कम लगता है कि जब वो इन्विजिलेटर साइन करने आता है ना, तो आपको गुस्सा आती है कि जल्दी साइन करो, टाइम वेस्ट हो रहा है। तो वहाँ पे आप अपने एंड पे पूरा ट्राई करते हो कि मैं अपना टाइम मैनेजमेंट किस हिसाब से करूँ। बट इवन ड्यूरिंग माई आंसर राइटिंग मुझे जैसे सीनियर्स वगैरह थे कुछ, वो बोलते थे कि नहीं 8 मार्क्स के लिए 4 पेज लिखो, और 4 मार्क्स लिए तो मिनिमम 2 पेज लिखना ही लिखना है, नहीं तो आपका मैटर कितना भी अच्छा हो वो इसी पे जज कर लेंगे कि आपने तो सफिशिएंट लिखा ही नहीं है। बट मैंने कभी उस चीज़ को फॉलो नहीं किया। बट जैसे एक एग्जांपल अगर मैं दूँ तो कॉन्स्टी में जो पहले क्वेश्चन आया था कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन करना है, तो उसमें लिमिटेशन भी पूछी है, फ्रीडम ऑफ प्रेस भी पूछा है, और उसको मैं कितना भी छोटा करती मेरा आंसर वो 6 पेज तक गया ही था। तो जहाँ पे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ऐसी है कि आपको वो चीज़ लिखनी है, तो अगर वो 6 पेज तक जा रही है तो आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत करो कि अरे बहुत लेंदी हो रहा है। बट अगर कोई 4 मार्क्स का क्वेश्चन है और वो आधे ही पेज में खत्म हो जा रहा है, प्रोवाइडेड कि आपने जो पूछा है वो सफिशिएंटली उसको कवर करा है, तो उसमें ये भी मत सोचो कि अरे ये तो बहुत कम है और मैं ज़बरदस्ती उसको लंबा करके 1.5 पेज का 2 पेज का कर दूँ, तो ये भी नहीं करना है अपन को। आप बस इतना देखिए क्वेश्चन पूछ क्या रहा है और आपने उसको कम्प्लीटली आंसर करा है कि नहीं। मैम आई थिंक एक मेंस के पैटर्न पे मैं आई जस्ट लाइक टू से समथिंग। जो मैंने पहला मेंस दिया था MP का, तो हमें पता था कि 12 क्वेश्चंस आते हैं, 6 एक्ट्स हैं, तो पेपर 1 पेपर 3 में 12 क्वेश्चंस आएंगे। अब उस टाइम हम लोग गए, MP ने पैटर्न चेंज कर दिया, अब 3-3 क्वेश्चंस आने लगे, यू नो 8, 4 and 4 लाइक दैट, 8 मार्क्स 4 मार्क्स 4 मार्क्स। तो लेंदी हो गया पेपर। जैसे ही पार्ट्स आएंगे, अब आपको ये भी नहीं पता कि भाई इसमें मैं कितना लिखूं, कितना सफिशिएंट है, वो भी। तो ये होता है कि पेपर में ऑल हेल ब्रेक्स लूज। पता है जब आप पेपर लिख रहे हो ना, देयर इज यू, जो भी जितना आप स्ट्रैटेजाइज करके जाओगे, भाई मैं तो ऐसे लिख दूंगी, मैं वैसे अंडरलाइन कर दूंगी, मैं ऐसे कुछ, इट इज जस्ट उस टाइम आपका फोकस होता है पेपर खत्म करो। अब जैसे इस बार का जो मेंस था, उसमें मतलब 3 पार्ट्स के भी पार्ट्स कर दिए, एक 8 मार्क के क्वेश्चन में 3 कॉन्सेप्ट्स आर बीइंग आस्क्ड। तो वो मतलब उससे डील करना, मैंने कहा कि भाई मैं पेपर ही खत्म कर लूँ, यही बहुत बड़ी बात है। तो यू शुड फोकस ऑन टाइम मैनेजमेंट रादर देन लेंथ और नंबर ऑफ वर्ड्स। इसीलिए जब कोई स्टूडेंट ये पूछता है कि मैम 8 नंबर के क्वेश्चन में कितने पेजेस भरने होते हैं, Question. तब वो answer To that question. था बाटा माजी कि पेजेस नहीं होता है। मैं स्टूडेंट्स को अपना भी एग्जांपल देती हूँ। सो मैंने भी जुडिशरी अटेम्प्ट किया था। सो एक टाइम ऐसा था जब मैं एग्जाम दे रही थी और मेंस का एग्जाम चल रहा था, मेरे सामने जो स्टूडेंट बैठी थी वो बहुत तेज लिखी जा रही है और मुझे उसको देख के एंजाइटी हो रही थी कि मैं बहुत धीरे लिख रही हूँ क्या। प्लस अब वो लेने लगी सप्लीमेंट्रीज। MP में आप कितनी भी सप्लीमेंट्रीज ले सकते हो, देयर इज नो नंबर, लेते रहो। उसने 6 सप्लीमेंट्री ले ली और मेरी कॉपी के तो 10 पेज बचे हुए थे। मुझे हुई घबराहट, मैंने उसका रोल नंबर नोट किया। मैं इसका रिजल्ट देखूंगी। तो जैसे ही मेंस का रिजल्ट आया, तो वही कि आपको पता नहीं, मुझे नहीं पता था, मैं कभी ये द्रुतिका जैसे काम नहीं करती थी कि खुद चेक कर रही हूँ कि रिजल्ट आया क्या, इतना एक्साइटमेंट नहीं थी। तो लोगों का मैसेज आके अरे वाह मेंस हो गया, मैंने कहा मेरा निकल गया। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं वो रोल नंबर चेक करती हूँ। उसका नहीं निकला था। उस एक इंसिडेंट के बाद ना मुझे ये वाली चीज इतनी क्लियरली समझ में आई कि MP, स्पेसिफिकली MP के बारे में जब हम बात करें, तो ये जितने सारी चीजें हैं ना कि इतना तो लिखना ही पड़ेगा, इतना तो होना ही चाहिए, ये सारी चीजें गलत है। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। जैसे कई बार ये रहता है हम लोगों को कंफ्यूजन कि ब्लू पेन से लेके या ब्लू ब्लैक दोनों यूज़ कर लें, तो मैं यूजुअली ब्लू ब्लैक दोनों से यूज़ करती हूँ। ब्लैक से बस मैं हेडिंग्स डालती या कोई इंपॉर्टेंट केस लॉ है तो उस केस लॉ का नाम ब्लैक से लिख दिया।
अब मैंने फर्स्ट पेपर में यूज़ कर लिया ब्लैक पेन बहुत आराम से क्योंकि मैं पूछ के भी गई थी, मैंने टीचर से पूछा था कि यूज़ कर सकते कि नहीं, दे सेड कर सकते हो। कई बार लोग इसलिए भी नहीं करते कि पेन चेंज करने में टाइम वेस्ट होता है, बट मैं कंफर्टेबल थी उससे। बट मेरा ब्लैक पेन कुछ प्रॉब्लम कर रहा था, तो मैं सेकंड शिफ्ट में गई, मेरे आगे एक बंदी बैठी थी, मैंने उससे पूछा कि अगर एक एक्स्ट्रा ब्लैक पेन हो तो दे दो। तो उसने मुझे ब्लैक पेन लिखने से डिस्क्वालीफाई हो जाते, मैं तो लाई ही नहीं हूँ सेंटर के अंदर ही। तो मैं थोड़ा डर के मैंने कहा कि कोई बात नहीं, हो सकता है कि उसने नहीं लिखा हो। फिर मैंने पीछे एक बंदा बैठा था, मैंने उससे पूछा कि ब्लैक पेन होता है एक्स्ट्रा, ब्लैक पेन लिखने से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, मैं नहीं लाया ब्लैक पेन। और अब मैं सोच रही हूँ कि एक पेपर तो लिख दिया अपन ने, अब बीच में टीचर से भी कॉल करके नहीं पूछ सकते कि सर या मैम मैं ब्लैक पेन से लिखूँ कि नहीं लिखूँ। तो मैंने सेकंड पेपर भी लिखा ब्लैक पेन से। फिर मैंने वापस आई, मैंने पूछा अपने सीनियर से जिनका लास्ट ईयर हुआ है, टीचर से भी पूछा, उन्होंने बोला कि अब लिख तो दिया ही है बेटा तो अब कुछ नहीं कर सकते, कल वाले में भी लिख ही देना। तो जब तक रिजल्ट नहीं आया, मुझे मतलब जो दो ऑप्शन थे मेरे दिमाग में कि जैसा मुझे पता था कि मेरा पेपर कैसे गया कि या तो निकल जाएगा मीन्स या मैं डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, लाइक देयर इज नथिंग इन बिटवीन कि आपका नहीं हुआ है, कुछ नंबर कम रह गए, या तो डिस्क्वालीफिकेशन या फिर मेंस क्लियर होगा। बट जब आया रिजल्ट आया, और इवन मेरे कुछ बैचमेट्स ही जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी बोलते कि हम लोग को तो यही बताया कोचिंग में कि ब्लैक पेन से नहीं लिखना है। तो मैंने कहा भाई मेरा खुद का एग्जाम्पल है कि मैंने ब्लैक पेन यूज़ करा था, बस ये कि कुछ आप ऐसा उसमें मार्किंग और ऐसा सिंबल्स मत यूज़ करिए जो आपकी कॉपी को अलग से आइडेंटिफाई कराए, बट ब्लैक पेन आप यूज़ कर सकते हैं ये बहुत छोटी छोटी चीज होती है जो स्टूडेंट्स के मन में भी ये सवाल होते ही है। एमपी डज नॉट डिफरेंशिएट, आप ब्लैक से लिखो ब्लू से लिखो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन कई स्टेट में ऐसा होता है कि आप ब्लू से ही लिख सकते हो, और इसीलिए फैकल्टीज भी यही कहती है कि एक ही से यूज कर लो। हाँ, एक में ही ढंग से लिख लो कलर चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो आप लोगों की तैयारी लगभग कितने दिन चली, कितने महीने, कितने साल चली? जब से शुरू किया तब से एंड कितना समय लगा पूरी तैयारी करने में, जब आपको भी कॉन्फिडेंस आ गया कि ठीक है अब मैं एग्जाम दे सकती हूँ? ये कॉन्फिडेंस तो कभी नहीं आता कि अब मैं एग्जाम क्लियर कर सकती हूँ लेकिन ये कॉन्फिडेंस अगर आ जाए कि अब हो गई है मेरी तैयारी, इस टाइम के बाद हो गई है, तो कितना टाइम लगा टू स्ट्रेटेजाइज, टू प्रिपेयर? मानसी? यस मैम, मैंने अपनी तैयारी शुरू की थी कोविड के फर्स्ट लॉकडाउन से, क्योंकि मेरा कॉलेज बीच में ही छूट गया था, लॉकडाउन हो गया था। तो 2020 से मैंने सेल्फ स्टडी से अपनी तैयारी शुरू की। देन 2021 में मेरी लॉ कंप्लीट हुई, और उसके बाद मैंने जेजी का फाउंडेशन बैच ज्वाइन किया। एंड देन जुलाई अगस्त में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी, एंड नवंबर में राजस्थान का प्रीलिम्स था, तो मैं राजस्थान का प्रीलिम्स देने गई थी। तो पढ़ लिया था ऊपर, प्रैक्टिस भी किए थे ऑब्जेक्टिव राजस्थान प्रीलिम्स के लिए, बट होपफुली वो क्वालिफाई हो गया मैं देन मेंस देने गई राजस्थान का, और उसके 6 दिन बाद मेरा एमपी प्रीलिम्स का एग्जाम था। मैं वापस आई और तुरंत मेरा एमपी प्रीलिम्स का एग्जाम था। होपफुली राजस्थान मेंस भी क्वालिफाई हो गया देन तो अपने आप में कॉन्फिडेंस आ गया था। जब आपके लगातार एग्जाम क्वालिफाई होते हैं ना, तो अपने आप में लगने लगता है कि ठीक है अब मैं एटलीस्ट एमपी जो मेरा होम स्टेट है वो तो मैं कवर कर ही सकती हूँ। इंटरव्यू भी देने गई, और उसके 3 दिन बाद मेरा एमपी मेंस था। तो आके मैंने सीधा अपने घर पे सामान रखा और तुरंत जबलपुर निकल गई थी मेंस देने के लिए। तो ये कंडीशन हुई थी मेरे साथ। तो ऐसे टाइम में भी मैंने अपनी तैयारी नहीं छोड़ी, और अगर आपको खुद पे भरोसा है ना कि आप कर सकते हो, तो आप ले जाओगे, आराम से ले जाओगे। तो खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, खुद का वो एटीट्यूड होना चाहिए कि आप कर सकते हो, तो आप कर ले जाओगे। बिल्कुल ठीक। कितना समय लगा तुमको तैयारी करने में? मैम मैंने तो जब मैं 5th ईयर में थी तो मैंने अगस्त 2020 में फाउंडेशन बैच 2 ज्वाइन कर लिया था, और वो आई गेस सितंबर अक्टूबर तक 21 में वो ख़त्म हो गया था। और तुरंत नवंबर में बताया जैसे कि पहले हरियाणा का प्रीलिम्स था, फिर राजस्थान का प्रीलिम्स था कुछ 10-15 दिन के गैप से। तो मेरी तो जो पूरी तैयारी हुई, क्योंकि मुझे मतलब जब कोचिंग होती है तो मुझे लगता है कि सिर्फ कोचिंग ही हो पाती है उस टाइम पे, क्योंकि जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि आप कर सकते हो वो चीज़। तो मेरी जो एग्ज़ाम की तैयारी हुई है वो सारे एग्जाम्स के थ्रू ही हुई कि पहले मैंने हरियाणा के लिए एक वो उस जोन में गई कि अच्छा अब बैठते हैं पढ़ना, खुद से पढ़ना है। फिर राजस्थान के लिए मैंने थोड़ा सीरियसली प्रिपेयर करा था, और जब मेरा राजस्थान प्री में नहीं हुआ तो एक सेटबैक था कि अच्छा मतलब अब सीरियस हो जाओ, बहुत हो गया अब पढ़ लो चुपचाप से। तो फिर क्योंकि तब तक एमपी का फॉर्म्स वगैरह आ चुके थे, तो समवेयर मतलब तब तो ऐसा था कि मार्च में ही हो जाएगा एग्जाम। तो तब मैंने फिर सिंगल्स उठाई, एंड आई गेस सिंगल्स में एमपी के जितने सब्जेक्ट्स हैं वो सब मिला के
टोटल लगभग 14-15 हज़ार क्वेश्चंस हैं उसमें, सारी सब्जेक्ट्स, लोकल लॉज, इंग्लिश, जीके, सब कुछ मिला के। तो पहले मैंने अपना मतलब मैं नंबर ऑफ आवर्स के हिसाब से नहीं पढ़ती थी, मैंने टॉपिक डिवाइड करे कि आज मुझे सीपीसी का यहाँ तक कंप्लीट करना है, सीआरपीसी का यहाँ तक कंप्लीट करना है। फिर वो आपके ऊपर है, चाहे आप उसको आधे दिन में कर लो, चाहे एक दिन खींच के करो, जो भी है। तो मैं नंबर ऑफ आवर्स से नहीं पढ़ती थी, मैंने पहले एक बार अपना पूरा सिलेबस पढ़ के कंप्लीट करा, समझा सबको, फिर एक बार रिवाइज करा, एंड देन आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस। तो वो कुछ 14 से 15 हज़ार क्वेश्चन मैंने लास्ट के जो 1.5 मंथ्स बचा था उसमें करे थे। मतलब ऐसा कर लो कि जितने क्वेश्चन है सब लगा डालो उस टॉपिक से, दुनिया में कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछा गया वो लगा दो, ताकि आप इस कॉन्फिडेंस से जाओ कि मैंने तो सब कर लिया, अब कहाँ से आएगा। और अगर आ भी गया तो वो किसी से भी नहीं बनेगा। तो आई गेस जब आप इतनी प्रैक्टिस कर लेते हो ना, तो आपको कंफर्टेबल हो जाते हो कि हाँ मुझसे बन जाएगा। तो आई गेस प्री के लिए तो वही की है कि जितने MCQs हो चुके। और उससे मुझे एक ये हेल्प मिली कि जब मैं जैसे मैंने एक बार बैरक पढ़ा, मैं दूसरी बार भी पढ़ूंगी तो मैं शायद उन्हीं चीज़ों पे ध्यान दूँ जो मैंने पहली बार पढ़ी थी। बट जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो आपको लगता है कि अच्छा इस टॉपिक को ऐसे भी पढ़ा जा सकता है, इससे ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत हेल्पफुल थी कि मैं जो भी फिर आपको एक्स्ट्रा किसी क्वेश्चन से पता चला या कॉमेंट्री से पता चला है, बैरक में वहीं लिख लो। तो वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल था। मैम आई थिंक टोटल प्रेपरेशन का टाइम 8 से 10 महीने तो लगते हैं सारे सब्जेक्ट्स अच्छे से कवर करने में। मैं 8 से 10 महीने इसीलिए भी कह रही हूँ क्योंकि MP के तो 12 एक्ट्स जो हैं वो तो हैं ही काफ़ी तगड़े, मतलब काफ़ी टाइम लेंगे आपका। CPC CRPC तो अभी भी सपने आते हैं कभी कभी। लेकिन जैसे दिल्ली की मैं प्रेपरेशन कर रही थी तो दिल्ली में मेंस में ही 25 एक्ट्स हैं और प्रीलिम्स का अलग सिलेबस है। तो सब कुछ मतलब मिला जुला के आई थिंक जब आप बेसिक लॉज सारे अपने कर लेते हैं तो 6 to 8 months इज अ गुड टाइम। You should give that much time to do in-depth study and that is good. Like उसके बाद आप कर सकते हैं। ये जो 6 to 8 मंथ का टाइम सुकृति बता रही है यहाँ पे, ये पूरा डेडिकेटेड टाइम है आपका सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन के लिए। ऐसा नहीं है कि कॉलेज के साथ जो 3-4 घंटे लास्ट में बच रहे हैं उसमें पढ़ाई हो रही है, ये वो टाइम नहीं है। ये वो टाइम है जब आप सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज कर रहे हो, दैट इज जुडिशरी एंड नथिंग एल्स एट ऑल। सो माय लास्ट क्वेश्चन टू यू, इसके बाद द फ्लोर विल बी ओपन। आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग इनसे पूछ सकते हैं। How did Judiciary Gold play a role in your journey of becoming a judge? क्योंकि मैं फाउंडेशन बैच की स्टूडेंट रही हूँ तो मेरा शुरू से मैम ही लोग, मतलब फैकल्टीज़ ने ही स्टार्ट कराया है। तो बेस मेरा, क्योंकि कॉलेज में तो कुछ हुआ नहीं था, तो CPC CRPC जैसे सब्जेक्ट्स जुडिशरी गोल्ड से ही कवर किए थे। तो बेस स्ट्रॉन्ग हो जाता है जब आपका कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं, तो फिर आगे आपको प्रॉब्लम नहीं जाती है। देन जो हफ्ते में टेस्ट होते हैं, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होते हैं, प्रीलिम्स के लिए मुझे कॉन्फिडेंस आया। जो मैम जो जुडिशरी बोर्ड में 25 ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं ना, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है। फॉर एग्जांपल IPC का अगर डेफिनेशन क्लॉज वो कवर हुआ है आगे वाला पोर्शन, तो उसके 25 टेस्ट ऑब्जेक्टिव अवेलेबल रहे। तो मैं जब वो लगा ली तो मुझसे ऑलमोस्ट हो जाता था, तो उससे मुझे प्रीलिम्स का कॉन्फिडेंस आया। देन जो टाइम टू टाइम टेस्ट सीरीज मिलती है आपको, हर बैच जो भी बैच चल रहा है उसका सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, तो वो बहुत हेल्पफुल हुआ मेरे लिए। और जो डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं टाइम टू टाइम, वो भी बहुत हेल्पफुल रहे मेरे लिए। एंड मॉक इंटरव्यू तो है ही। सिमिलरली मेरे भी केस में था। मैंने जैसे आपको बताया कि मैं तो LE की स्टूडेंट हूँ, तो लाइक व्हेन आई थॉट ऑफ स्टार्टिंग माई प्रिपरेशन, तो क्योंकि लॉकडाउन था तो मुझे ऑनलाइन ऑप्शन ही एक्सप्लोर करने थे। तो मैंने हर्ष सर की एक स्टोरी देखी थी कि जुडिशरी गोल्ड का एक बैच रिलीज़ हो रहा है। तो मतलब बैच जैसे 19 अगस्त को रिलीज़ होना है, मैंने 17 को देखा, 18 को मैंने जल्दी से स्कॉलरशिप टेस्ट लिख दिया। कुछ नहीं पता था, कुछ नहीं आता जाता था, बस लिख दिया। और आई गेस वो ट्रस्ट फैक्टर मुझे लेके आया कि मुझे पता था, जैसे मैंने अपने सीनियर से बात करी थी तो देवर लाइक हमने दिल्ली में इतनी फीस दे दी है, वो बोल रहे हैं कि जब नॉर्मल सिचुएशन हो जाएगी हम ऑफलाइन कर देंगे। बहुत हॉच पॉच सिचुएशन थी। तो मुझे यहाँ पे पता था, मुझे पता था कि मेरी क्वालिटी प्रिपरेशन होगी, मुझे किसी चीज़ की टेंशन की ज़रूरत नहीं कि क्लासेस होंगी कि नहीं होंगी, स्टडी मटेरियल आएगा कि नहीं आएगा। तो वो एक ट्रस्ट फैक्टर था। और मैं मतलब ऐसे प्रिपरेशन के टाइम पे तो मैं कम्प्लीटली उसी पे रिलायबल थी कि भाई क्लासेस हो रही हैं। एंड आई गेस मैं सबसे ज़्यादा मैं सबको यही बोलती हूँ कि आई गेस उस टाइम पे जितना जुडिशरी गोल्ड ने करा है कंसिस्टेंटली और विदाउट लाइक कॉम्प्रोमाइजिंग विद इट्स क्वालिटी, वो किसी भी कोचिंग ने उस टाइम पे नहीं करा था। मैंने इतनी जगह अपना शिफ्टिंग करी, मुझे हमेशा स्टडी मटेरियल टाइम से मिला है। मैं AWTs देती थी तो मुझे प्रॉपर फीडबैक मिला है। डाउट क्लियरिंग सेशंस में भी कभी भी मैं अगर ग्रुप पे पोस्ट करती थी तो मुझे हमेशा उसका रिप्लाई मिला है। तो आई गेस वो बहुत इंपॉर्टेंट था। और वो चीज़ होती है ना कि आप भी उतना इन्वॉल्व हो और आपके टीचर्स भी इक्वली इन्वॉल्व हैं।
तो वो आपको एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप आ जाता है कि यार मेरी प्रिपरेशन है, बट अगर सामने वाला भी कर रहा है तो मुझ में कहीं ना कहीं वो चीज़ होनी चाहिए कि मैं उस चीज़ पे मतलब ढिलाई ना दूँ उस चीज़ पे अपनी प्रिपरेशन में, क्योंकि सामने वाला भी इक्वल हार्डवर्क कर रहा है आपके साथ। तो आई गेस वो इम्पॉर्टेंट रोल था, और जो बेस बनाए वो मेरा लाइक जुडिशरी गोल्ड के उससे ही बनाए, बस उसके बाद तो रिविजन था तो वो तो सेल्फ स्टडी के थ्रू हो जाता है, बट वो स्ट्रॉन्ग बेस होना बहुत ज़रूरी है। मैम 3 थिंग्स, फर्स्टली जो यूट्यूब पे रैपिड रिविजन के वीडियोस आते हैं, लाइव लिंक्स आते हैं, मतलब आई थिंक गॉड ब्लेस द पर्सन हु कंडक्ट दैट। मतलब 3 घंटे आई थिंक आप लोग भी बिना पानी बिना किसी चीज़ के रहते हैं, और मैं भी लाइव हमेशा अटेंड करती थी। आई थिंक वो क्या होता है ना, जैसे आप पूरे दिन से पढ़ रहे होते हो और उसके बाद यू डोंट वांट टू स्टडी टू मच, तो रात में जब वो 8 से 12 वाला टाइम में जब वो होता है, मतलब आई थिंक दैट वाज द मोस्ट होलसम टाइम इन माय प्रिपरेशन। मैं अभी भी वो याद करके मुझे खुशी होती है, थैंक गॉड मैंने ये किया। तो दैट वाज अमेजिंग, नेवर मिस जुडिशरी गोल्स रैपिड रिविजन, इट्स अ ब्लेसिंग, यू डोंट नो हाउ मच ऑफ अ ब्लेसिंग इट इज। सेकेंडली जो टेस्ट सीरीज में आई थिंक फीडबैक अगेन आई हैव ऑलरेडी सेड दैट वाज वेरी नाइस, वेरी हेल्पफुल। आई थिंक मेरा एमपी का मेंस क्लियर ही हुआ बिकॉज मैंने टेस्ट सीरीज ली और प्रैक्टिस किया आंसर राइटिंग। And third thing, forgot, sorry. मेंस के टाइम पे जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस पेपर सॉल्विंग थी हाँ, वो भी बहुत हेल्पफुल थी, मतलब हर चीज की सिनॉप्सिस आपको पास्ट ईयर पेपर्स की तैयार मिली थी यूट्यूब पे, हाँ, तो वो भी बहुत हेल्पफुल। Oh sorry, I remember. Sorry. Yeah, so it was like बिकॉज मैं पर्सनली भी मेरी काफ़ी बात होती थी यहाँ फैकल्टी से, तो मैं काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स दे रही थी, जैसे सबको देना ही चाहिए जब आप कंपेटिटिव एग्जाम्स की प्रेपरेशन कर रहे हैं। तो मेरा इंटरव्यू है, जैसे मेरा सपोज ONGC का लीगल ऑफिसर का इंटरव्यू था, तो मेरा इंटरव्यू है, मैंने एक बार कभी मेंशन कर दिया होगा कि हाँ मैम, उस दिन ऑल द बेस्ट का मैसेज आ जाता था मेरे पास, ऑल द बेस्ट अच्छे से करना, तो they were so involved, like Dhrutika also said, they were so involved in my preparation, so much personal attention is given over here. I think that was what carried us through totally. Thank you so much. Now the floor is open to you all. कोई क्वेश्चन है, कोई जो ऐसा लगता है कि ये वाला तो नहीं पूछना चाहिए, शायद अच्छा नहीं लगेगा, वो सवाल भी पूछ सकते हो, क्योंकि शायद इन लोगों ने भी कभी ना कभी पूछा होगा वो क्वेश्चन। तो अगर कोई क्वेश्चन है which you want to ask them about preparation, strategy, motivation, क्योंकि कई बार तो ऐसा होता ही होगा कि लगता है अब नहीं पढ़ना मुझे, तो सेल्फ मोटिवेशन कैसे आया, anything that you want to ask, मौका अच्छा है, पूछ लो अभी। And I guess सामने बैठे हैं, जो स्टूपिड क्वेश्चन से लग रहा है कि ये तो क्या पूछो, आई गेस वो सबसे पहले पूछ लो। वो तो पूछ ही लो, क्योंकि वो फिर और कहीं नहीं पूछ पाओगे, बाकी थोड़े सेंसिबल क्वेश्चन सब लोग बता रहे हैं। an honest answer. आप इधर आके पूछ सकते हो। मैम, मैं आप तीनों का इंटरव्यू में कैसे एक्सपीरियंस रहा जब एंटर हुए, और क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए, इंटरव्यू का एक्सपीरियंस के बारे में अगर आप बता सकें। इंटरव्यू का एक्सपीरियंस अच्छा था, मतलब जजेस, ऑनरेबल जो जजेस इंटरव्यू ले रहे थे, मुझे जितना लगा उनका वो पर्सपेक्टिव ये नहीं था कि वो आपकी नॉलेज चेक करें, वो ये था कि आप वो प्रेशर हैंडल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्होंने इतना प्रेशर डाला हुआ था, इतना प्रेशर डाला हुआ था, मतलब वो बेसिक क्वेश्चंस पूछ रहे थे, बहुत ही कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन पूछ रहे थे, मुझसे पूछा एडवर्स पोजीशन पे, देन उस पर मैं बोलना चालू करूँ तो उस पर क्रॉस क्वेश्चन पूरा मुझे कंप्लीट भी नहीं करने दिया, और उस पर क्रॉस क्वेश्चन, देन कुछ भी पूछ रहे थे वो लोग तो क्रॉस क्वेश्चन वो पहले कर रहे थे, तो उनका तो मैं कोई भी सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं कर पा रही थी, तो मुझे लगता है ये क्या हो रहा है भाई, कुछ तो कंप्लीट कर दो, कोई अपनी नॉलेज एक्सप्लेन तो करने दो, कुछ बताने दो। बट फिर इंटरव्यू से जब मैं बाहर निकली तो मैंने 1-2 लोगों को बताया कि ऐसा, उन्होंने मुझे कुछ बोलने ही नहीं दिया, मेरा इंटरव्यू तो बहुत ही मतलब ऐसा कुछ भी नहीं बोलने दिया, मैं कुछ कंप्लीट ही नहीं कर पाई, मैं अपने आप को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाई। देन जब रिजल्ट आया तो फाइनल सिलेक्शन हो गया, तो मुझे जितना समझ आया वो आपका प्रेशर चेक करते हैं, आप कितने काम हो, कंपोज्ड हो, तो यही है इंटरव्यू का। आई थिंक कृतिका और सुकृतिका भी सेम ही एक्सपीरियंस था। ऑलमोस्ट रोते हुए निकले थे हम लोग। मेरे साथ उल्टा था, मैं हंसते हुए निकल रही थी, मेरी मम्मी डर गई थी देख के कि बाकी बच्चे तो बहुत ऐसे कि ये भी पूछा वो भी पूछा, मैं अरे मम्मी हो गया इंटरव्यू। मैं सच में ऐसी निकली थी, मेरी मम्मी ऐसे पूछ रही थी पापा से बोल के कि इतने हंसते हुए निकली थी, हमको तो लग रहा है कुछ गड़बड़ हो गया।
एंड आई गेस दे ट्राई देयर बेस्ट कि आपको वो अनकंफर्टेबल पोजीशन में डाले। वो ऐसा एक इन्वायरमेंट वहाँ, वो बोलेंगे कुछ नहीं आपको अनकंफर्टेबल करने के लिए, वो एक इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट कर देंगे कि आपको लगेगा कि यार ये क्या हो रहा है, ऐसा होता है क्या। बट आई गेस जो मेरा जितने भी मैंने मॉक इंटरव्यूज दिए, मेरा सबसे अच्छा इंटरव्यू वो एक्चुअल इंटरव्यू ही था। और एक जेजी ने मुझे जो बहुत हेल्प करी थी, आई गेस कनिष्क सर और सौरभ सर का इंटरव्यू था। तो पहले सिविल के क्वेश्चंस वो पूछ रहे थे, फिर उन्होंने पूछा कि रिमांड का कंसेप्ट आप एक्सप्लेन करो, तो मैंने पूरा फुल अपना नॉलेज सब बता दिया रिमांड के बारे में। फिर सौरभ सर बोलते हैं सीपीसी में जो रिमांड थी वो बता दी मैंने। फिर सौरभ सर बोलते हैं कि हमने तो क्रिमिनल का पूछा था, और उन्होंने मुझे बोलने दिया पूरा, उन्होंने बीच में नहीं बोला कि नहीं हम तो क्रिमिनल का पूछते, मैंने फुल एक्सप्लेन करा। फिर बोलते हैं कि हमने तो क्रिमिनल का पूछा था। सेम थिंग हैपेंड विद मी इन द एक्चुअल इंटरव्यू। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कमीशन से रिलेटेड प्रोविजन बताइए, तो मैंने बोला कि सर लाइक विच वन यू आर रेफरिंग टू, सिविल और क्रिमिनल। तो वो हंसने लगे ना वो हंसने लगे, बोलते हैं कि आपको जो पता है आप वो बताइए। मुझे पता था मैं सिविल पहले बोलूँगी तो बोल देंगे क्रिमिनल पूछा है, क्रिमिनल पहले बोलेंगे सिविल पूछा है। तो फिर मैंने सिविल से स्टार्ट करा, सेक्शन बताया, ऑर्डर नहीं ध्यान आया, क्रिमिनल का बताया, एंड दे वर लाइक फाइन। मतलब वो आपका जैसे बोला मानसी ने कि नॉलेज नहीं चेक कर रहे हैं कि आपको क्या आता है, वो देख रहे हैं कि हाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आपको नहीं आता है एक्सेप्ट कर लीजिए कि सॉरी सर आई एम अनएबल टू रिकॉल इट एंड आई रीड अबाउट इट लेटर। उससे आई गेस जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है वो ये कि एक ये चीज़ कन्वे होती है कि कल को जब आप कोर्ट में बैठोगे, कोई ऐसा सिचुएशन है, कोई ऐसा प्रोपोजिशन ऑफ लॉ आपके सामने आए जिसके बारे में आप श्योर नहीं हो, तो आपका ये एटीट्यूड होना चाहिए कि मैं एक्सेप्ट करूँगी मुझे नहीं पता है और मैं लॉ को रेफर करके उस चीज़ को फिर अप्लाई करूँगी, रैदर देन नो इट ऑल वाला एटीट्यूड नहीं होना चाहिए कि मुझे पता है और जो मुझे पता है वही सही है। तो आई गेस ये एक चीज़ कन्वे होती है और ये चीज़ आप में होनी चाहिए। और एक तो जैसा सीनियर्स ने बोला भी था कि आप चाहे उनको कितने भी आंसर्स सही बता दो, जब तक आपसे एक सॉरी नहीं बुलवा लेंगे वो नहीं छोड़ेंगे आपको तो ये वाली चीज़ भी था, मतलब मेरा काफ़ी स्मूथ था। बट बाकी जब कैंडिडेट ने बोला कि हमको काफ़ी ग्रिल कर रहे थे, तो मुझे लगा कि लगता है मेरा तो ऐसे ही हो गया, क्योंकि वो बोलते हैं ना जब आपको ग्रिल कर रहे हैं मतलब इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है तो आपका इंटरव्यू अच्छा गया अगर आपको ग्रिल कर रहा है। तो मैं मम्मी से मैंने कहा मम्मी मेरा तो बहुत स्मूथ किया, मुझे ऐसी तो नहीं चलता कर दिया कि अरे ठीक है तब पता चला जाओ बट ऐसा नहीं था, अच्छा स्मूथ इंटरव्यू गया था। और मतलब ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस, अगर मेरा नहीं भी होता तो भी ऐसा था जो मुझे लाइफ टाइम वो एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट होता है, तो ऐसा था। हाँ आई थिंक ये ग्रिल करने वाली चीज़ मेरे साथ हुई थी, बिकॉज मैं बहुत ही मायूस थी इंटरव्यू के बाद। मुझे लगा कि भाई फिर से प्री का फॉर्म भरना पड़ेगा माई मदर वॉज देयर विथ मी इन जबलपुर, तो मैंने कहा कि यार इतना मतलब हम लोग दिल्ली से यहाँ ट्रैवल करके आए, सब कुछ किया और यू नो कोई कुछ रिजल्ट कुछ नतीजा आना चाहिए ना, अपने आपको लगता है आपने मेहनत करी। बट आई थिंक वही रिजल्ट आने के बाद आपको रियलाइज़ होता है वो सिर्फ आपका पर्सनैलिटी चेक कर रहे हैं और उन्हें भी पता है कि आपको पता है, और वो भी जानते हैं कि जब आप इंटरव्यू में जाते हैं आपका दिमाग 50% कैपेसिटी पे काम करता है, आप जो 100% जो आपको आता है ना वो मतलब ऐसे मैं लोगों से भी लोग बोलते हैं कि मैम मैं तो उनको HR क्वेश्चंस में ही उलझा दूंगा और मैं जो है लॉ के पे आने ही नहीं दूंगा। मैंने कहा मैम ये नहीं तुम नहीं कर सकते क्यों उलझा दो वो तुमको उलझा देंगे। सो यू नो आई थिंक इंटरव्यू के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी उस दिन मिनिमल पढ़ाई करो, एकदम काम कंपोज मेडिटेशन करके जाओ और लाइक बस अंदर घुसो, डू योर बेस्ट एंड कम, दैट्स इट। डोंट थिंक सो मच। अगर टाइम परमिट करें एक इंस्टेंस मैं शेयर करना चाहूँगी, जैसे मैंने फॉर्म में लिखा था जब वो पूछते ना आप अपनी तरफ से कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे, तो मैंने उसमें क्योंकि मैं टेबल टेनिस खेलती थी स्कूल और कॉलेज में, तो मैंने वो चीज़ मेंशन कर दी थी, सब पढ़ गई थी टेबल टेनिस के बाद में। इवन MP से भी अगर कोई रिकॉग्नाइज प्लेयर है तो वो सब भी। तो पहले पढ़ाई की बातें चल रही हैं और वो ऐसे स्विच नहीं करते कि अच्छा आपने टेबल टेनिस में इंटरेस्ट है आपका तो आइए अब टेबल टेनिस, नहीं पूरा सब कुछ चल रहा है CPC CRPC एंड सडनली क्वेश्चन आया टेबल टेनिस कितने पॉइंट्स में खेला जाता है, और मुझे वो स्विच करने में ही टाइम लगा कि अच्छा अब मतलब लॉ से हटके पढ़ाई से हटके कुछ पूछा है, तो मैंने बोला सर 11 पॉइंट्स, तो अच्छा वो जो मैंने इन्वायरमेंट क्रिएट करने के बाद में वो ऐसे करेंगे फॉर्म में हाँ, आपको इतना भी नहीं पता कि 21 पॉइंट्स में खेला जाता है, तो मैंने कहा नो सर 11 पॉइंट्स में खेला जाता है। तो फिर आगे अरे हम जब स्कूल में खेलते थे तो 21 पे खेला जाता था, तो मैंने बोला कि सर मैं तो स्कूल टाइम से खेल रही हूँ तो 11 पे खेला जा रहा है, एंड दे वर ऑल स्माइलिंग। तो फिर बोलते हैं कि अच्छा ठीक है हो सकता है रूल्स चेंज हो गए हो। फिर उन्होंने पूछा कि बैडमिंटन कितने में खेला जाता है, और मैं सोच रही हूँ कि मैंने टेबल टेनिस का सब पढ़ रखा है, रूल्स, प्लेयर्स और डायमेंशंस, बॉल का वेट सब कुछ। तो मैंने बोला सॉरी सर मुझे इतना पर्टिकुलरली नहीं आइडिया है। फिर उन्होंने पूछा कि सानिया मिर्जा किससे रिलेटेड है, अब बैडमिंटन चल रहा है और साइना नेहवाल जो लाइफ लॉन्ग वो कन्फ्यूजन रहेगा सबको। तो मैंने एक मोमेंट लिया, मैंने बोला कि मैम बैडमिंटन, तो फिर सर नहीं मैंने बोला कि मैम लॉन टेनिस, तो सर मुझसे पूछते हैं टेनिस और लॉन टेनिस,
मैंने कहा कि यार ये तो एक ही चीज़ होती है तो मैंने सोचा कि अगर कुछ टेक्निकल डिफरेंस होगा और ये खेलते होंगे तो ये पीछे पड़ जाएंगे मेरे उस चीज़ को लेके। तो कनिष्क सर ने मुझे बोला था कि अगर ऐसी कोई चीज़ हो और अगर नहीं आ रहा है आंसर तो कुछ भी मत बोलो, बस मुस्कुराते रहो बैठ के। तो मैं वही कर रही थी तो ना बाकी दोनों जजेस भी हंस रहे थे। फिर सर ने पूछा कि फ्लैट कोर्ट पे खेलते हैं, दूसरे सर ने पूछा फ्लैट कोर्ट पे खेलते हैं ग्रास कोर्ट पे खेलते हैं। तो मैंने सोचा कि टीवी पे फ्लैट कोर्ट तो है ही, देखा ही है, ग्रास कोर्ट का नहीं पता, तो मैंने बोल दिया सर फ्लैट कोर्ट। तो क्योंकि विंबलडन ग्रास पे खेला जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन था और पूरे टाइम बैक ऑफ द हेड चल रहा है कि टेबल टेनिस कहाँ चला गया इस कॉन्वर्सेशन में, बैडमिंटन और लॉन टेनिस क्यों आ रहा है। तो मैंने बोला, अब इस बार मैंने जब उन्होंने विंबलडन पूछा तो मैंने बोला सर टेनिस, तो वो वापस से टेनिस और लॉन टेनिस, और फिर तीनों हंसने लगे। मैं समझ गई थी कि ये कुछ खेल होते हैं मेरे साथ। Any other question, guys? थैंक यू। आप ये थोड़ा सा मैंने लास्ट टाइम मेंस एग्जाम दिया था, आई कुड नॉट क्लियर इट। मुझे जो जजमेंट राइटिंग में ये पूछना है कि यूजुअली अभी 2 साल से पैटर्न ये हो रहा है कि हमें जैसे कोचिंग्स करते हैं हम लोग कि मनी रिकवर पे सूट आ गया, अकोमोडेशन पे आ गया। तो जैसे अभी सिविल पे यूजुअली ये होता है कि जैसे अभी लास्ट में बिल पे आया, अभी कुछ ईजमेंट पे पूछा, तो ऑब्वियस हमें कुछ ना कुछ इंटरनली प्रोविजन डालना है, या मतलब उस टाइम फ्लिप ऑफ द माइंड हमें लगता है कि क्या करना है उसमें, क्योंकि ऑलमोस्ट 30 आवर्स होता है हम लोग के पास। तो मतलब कैसे उसको मैनेज करना है, मतलब क्या करना है, या उससे बचना है कि हम प्रोविजन ना डालें, या फिर आई थिंक जैसे आप सही कह रहे हैं कि सब चीज़ आपके, बिकॉज वो जजमेंट राइटिंग है तो सब चीज़ वो सिलेबस के अकॉर्डिंग टेलर्ड तो नहीं होगा। जैसे इस साल वो वैल्यूएशन ऑफ सूट और उस पर पूछ लिया था, उस पर एक इशू बन गया था सिविल के जजमेंट में, तो मुझे भी कोई आइडिया नहीं था। तो उस समय बस आप जो आपकी नॉलेज है, जो सिविल लॉज आपने पढ़े हैं सिलेबस के हिसाब से, वो आप उतने उसके हिसाब से इशू फ्रेमिंग कर दीजिए और फिर जो भी रीजनिंग है वो दे दीजिए। आई थिंक दैट इज़ सफिशिएंट। वो भी आपसे, अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि कोई आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है या आप फेमिलियर नहीं है उस चीज़ से, तो छोड़ दीजिए उसको, ठीक है। वो आप वैसे भी कुछ उल्टा करने जाएंगे तो कोई उसका निकल के कुछ आएगा नहीं। तो जितना आता है आप उतना ही करें। और देखिए जो भी कॉन्सेप्ट है ना, जब आप वो जजमेंट पढ़ते हैं, मतलब जब आप प्रॉब्लम पढ़ते हैं, तो आपको समझ में कुछ ना कुछ तो एप्लीकेशन आ जाता है जो हमारे सिलेबस से आप लिंक कर लेते हैं। उतना ही रखिए बस, डोंट ओवरथिंक इन द पेपर ऑल्सो। जजमेंट राइटिंग में जो इम्पोर्टेंट होता है वो मार्शलिंग अप्रिसिएशन होता है। Yeah. अगर आप मार्शलिंग अप्रिसिएशन अच्छे से करके आ रहे हैं तो फिर वो उस पे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अदरवाइज वो फ्रेमिंग पे तो कम मार्क्स रहते हैं। मेन जो जजेस, जितना मुझे पता है, वो मार्शलिंग और अप्रिसिएशन देखते हैं। जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तभी आपको क्लिक कर जाएगा कि यहाँ पे ये प्रोविजन डालना है, तो प्रोविजन डालने में कोई दिक्कत नहीं है, वो डालिए। मैं डाल के आई थी लिमिटेशन का। हाँ सेम। आई गेस कुछ कैंडिडेट्स थे जिन्होंने कहीं किसी और स्टेट के सिलेबस में ईजमेंट एक्ट पढ़ा था, बट जैसे मैंने नहीं पढ़ा था, मुझे ईजमेंट का बस कंसेप्ट पता था। तो मैंने जो स्टार्टिंग के कुछ इनिशियल पैराग्राफ्स होते हैं, मैंने उसमें, मतलब आप ये सोचो कि आपको जितना पता है किसी भी टॉपिक पे, किसी भी पेपर में, आपको उनको अच्छे से वो चीज़ कन्वे कर देनी है कि हाँ मुझे आता है इस चीज़ के बारे में। मुझे ईजमेंट के पर्टिकुलर सेक्शंस नहीं पता थे ईजमेंट एक्ट के, बट मैंने एक छोटे से पैराग्राफ में मैंने बता दिया कि ईजमेंट का क्या कंसेप्ट है, क्या होते हैं ईजमेंट्री राइट्स, और उसको हमारे सिलेबस का जो भी है, जैसे लिमिटेशन एक्ट के प्रोविजंस थे तो वो मैंने लिख दिए थे। तो एक उनको ये भी रहता है कि आप कनेक्ट कर पा रहे हो, अलग अलग लॉज हैं बट जैसे एक ही टॉपिक है उसमें कई सारे लॉज एप्लीकेबल होंगे, तो आप वो रिलेटिविटी कितने अच्छे से इस्टेब्लिश कर पा रहे हैं, ये चीज़ भी कन्वे होती है। एक लास्ट पॉइंट फॉर्मेट के ऊपर, मैंने क्योंकि टेस्ट सीरीज ली थी और मैंने जजमेंट्स लिखे थे, पेपर 4 लिखा था, तो जेजी का जो फॉर्मेट है बहुत बढ़िया है, वेरी वेरी क्लियर, कंसाइज, कोजेंट, नो बकवास। सो यू शुड गो फॉर इट, फॉलो दैट, दैट्स वेरी गुड। क्रिमिनल के जजमेंट में स्पेशली जब आप सेंटेंस लिख रहे होते हैं तो एक नया वो आई थिंक टेबल बना के अब फॉर्मेट आया है, विच आई वाज इंट्रोड्यूस्ड ओनली थ्रू द टेस्ट सीरीज, सो दैट वर्क प्रीटी वेल। Any other question, guys? First of all, congratulations Hi. to you. How did you prepare for essay writing and translation part? So
ट्रांसलेशन के लिए जैसे अगर बेस्ट है अगर आपके पास डिग्लॉट एडिशन है तो मतलब फिर तो आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, बट सिंस मेरे पास कॉलेज के टाइम के बेयर एक्स और मैं उसमें इतना सारा एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिख चुकी थी कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं था मैं डिग्लॉट एडिशन दोबारा से खरीदूँ. सो व्हाट आई डिड वाज मैंने वेबसाइट से पास्ट ईयर पेपर्स निकाले, एक एक सेंटेंस पढ़ा कि कौन सा वर्ड मुझसे बन रहा है कौन सा नहीं बन रहा है, एंड आई प्रिपेयर्ड माई ओन ग्लॉसरी. जो चीज़ें नहीं मिल रही है वो जैसे नॉर्मल टर्म है अगर कोई इंग्लिश का और आपको हिंदी ट्रांसलेशन नहीं पता है आप गूगल कर लो, बट कुछ लीगल टर्म्स होते हैं जिनका आपको गूगल पे कभी कभी उतना एक्यूरेट आंसर नहीं मिलता है. तो मैंने तो लीगल ग्लॉसरी करके सर्च करा था, तो मुझे एक मतलब गवर्नमेंट के लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट की एक लीगल ग्लॉसरी मिल गई थी, तो मैं उसी से सर्च कर लेती थी. तो अपनी एक ग्लॉसरी खुद, मैं तो बोल रही हूँ कि अगर आपके पास डिग्लॉट एडिशन भी है तो भी आप अपनी खुद की ग्लॉसरी बनाइए. और सबसे इंपॉर्टेंट है कि बहुत सिंपल टर्म्स होते हैं, जैसे हम सबको पता है कि सूट को भाई हिंदी में बात बोलते हैं, तो आप वो चीज़ भी लिखो, बिकॉज जब आपके ऊपर वो प्रेशर होता है कि आपको 1 मिनट में ही एक सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है तो आप वो सिंपल टर्म्स ही भूल जाते हो. जैसे मुझे वहाँ पे ये नहीं ध्यान आया था कि कार को गाड़ी कहते हैं या इंश्योरेंस को बीमा कहते हैं, मुझे याद ही नहीं आ रहा था, मेरे पास टाइम था बट मैं वो लिख ही नहीं पाई. वहाँ पे आपको डिफिकल्ट टर्म्स हैं वो आपको याद रह जाएंगे, बट सिंपल टर्म्स में आप या तो कंफ्यूज हो जाओगे या सही से उसको ट्रांसलेट नहीं कर पाओगे. तो सिंपल टर्म्स ज़रूर लिखिए, अपनी खुद की ग्लॉसरी बना लीजिए. और ऐसे राइटिंग के लिए तो आई गेस मुझे जैसे स्ट्रक्चर पता था, मतलब आई गेस ये चीज़ आंसर राइटिंग में भी स्ट्रक्चर फिगर आउट करने में मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती. स्ट्रक्चर पता है कि भाई या तो कोर्ट से स्टार्ट कर दो या इंट्रोडक्शन लिख दिया, लॉ के प्रोविजंस लिख दिए जो भी रिलेटेड है उस कंसेप्ट से, केस लॉस लिख दिए. तो आई गेस वो तो मैं गूगल भी कर लेती थी, कभी कभी देख लिया जो बहुत एंटिसिपेटेड क्वेश्चन, जैसे मैरिटल रेप पे सबको पता था कि आ ही जाएगा और वो आ भी गया था. तो ट्रांसलेशन के लिए तो आई गेस मतलब पेपर 2 मैंने ओवरऑल नेट से ही फिगर आउट कर लिया था, बट वो ट्रांसलेशन के लिए ग्लॉसरी इज़ वेरी हेल्पफुल जब आप खुद की बनाती है. तो लिखते ही समय आपको आधी चीज़ें याद हो जाती है, और खुद के जब आप खुद से लिखते हो ना तो आपको रिविजन भी उतनी जल्दी करते बन जाता है. तो अगर डिग्लॉट एडिशन भी है तो आप अपनी खुद की ग्लॉसरी बना के वो मतलब आपको जब आप सेंटर पे खड़े रहोगे ना बाहर, जब आपको है कि बस 10 मिनट में सेंटर में जाना है और आपको लगेगा कि अरे वो एक शब्द अब वो कहाँ लिखा था, और मेरे साथ तो ऐसा होता है कि मैं दूसरों से पूछूंगी ना तो मुझे बताएंगे तो मुझे भरोसा नहीं होता है कि नहीं बता रहे. तो मैं जब तक उसको चीज़ को खुद की हैंड राइटिंग में लिखा हुआ ना देखूँ तो मैं उसको बिलीव भी नहीं कर पाती हूँ कि सही है कि नहीं. तो आई गेस वो बहुत हेल्पफुल होता है, तो आप ये कर सकते हैं ट्रांसलेशन के लिए. तो Also, ma'am, mains exam is very exhausting. हाँ. तो उसके लिए क्या any tips for that? मेंस के लिए तो आई गेस वही कि 2 दिन कहाँ चले जाते हो पता ही नहीं रहता है, बस सो उठते जाते हो पेपर लिखते हो, खाना खाते हो पेपर लिखते हो, हाथ ऐसा हो जाता है हाँ. वो फिर मूव नहीं हो पाता. ये वाली आप उसे सीधा नहीं कर सकते. हाँ सीरियसली वो ऐसे ही बैठोगे. ट्रू मैम, एकदम मतलब बिल्कुल भी एग्जैजरेटेड नहीं है जो भी मैम बोल रही है, बिल्कुल सही है. बट मेरे साथ ये चीज़ हुई थी, जैसे मैंने इस चीज़ पे मे भी शायद मेरा ध्यान नहीं गया कि मैं जब आंसर राइटिंग करती थी टाइमर लगा के तो 3 ही घंटे करती थी, ये ध्यान ही नहीं दिया कभी इतना कि वहाँ तो 6 घंटे लिखना है. बट आई गेस जैसे मुझे पता था कि अगर मैं 3 घंटे प्रैक्टिस करी फिर भी मैं वहाँ पे 6 घंटे लिख लूँगी. बट अगर आपको ये चीज़ पता है कि आपके लिए वो चीज़ डिफ़िकल्ट होगी करना तो आप 6 घंटे लिखने की भी प्रैक्टिस करिए. जैसे मैंने एक इंटरव्यू में देखा था, शायद लास्ट ईयर संजीव सर का हुआ था, जेरी के इंटरव्यू में देखा था, उन्होंने बताया था कि वो 12 घंटे लिखते थे ताकि उनको वो 6 घंटे एग्जाम में डिफ़िकल्ट ना लगे. तो पर मैंने तो 3 ही घंटे लिखा था क्योंकि मुझे पता था मैं कर लूँगी. बट हमको पता रहता है कि हमसे वो चीज़ डूएबल है कि नहीं, तो आप उस हिसाब से प्रैक्टिस करिए. और आई गेस मेंस में वो होता है, आपको मेंस वाले एग्जाम के दिन ये टेंशन नहीं होगी कि पता नहीं क्वेश्चन मुझसे बनेगा कि नहीं बनेगा या कुछ याद आएगा नहीं. यही होगा कि जैसे मैंने बताया ब्लैक पेन, उसी में आधा तो टेंशन उसी में आ गया कि अब ब्लैक पेंसिल लिख दिया. मैंने ऐसे राइटिंग में जैसे हेडिंग्स और सब हेडिंग्स बनानी होती है ना, तो मेरी आदत थी कि मैं हेडिंग्स में जैसे मेन हेडिंग देनी है तो कैपिटल लेटर लिख के और वो स्क्वायर ब्रैकेट बना दिया. फिर जब बना दिया तब याद है कि कोई भी नॉर्मल स्टूडेंट स्क्वायर ब्रैकेट बॉक्स नहीं बनाएगा तो ये आइडेंटिफाई हो जाएगा. तो मैंने काट दिया और फिर मैं सोच रही थी कि काटने के बाद भी तो दिख ही रहा है ना, ऐसे कुछ भी नहीं कर सकते पूरा कि कंप्लीटली छुप जाए, बट काट दिया तो भी दिख रहा है. तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है और यही आपका आधा दिमाग वहीं कंज्यूम हो जाता है. तो इन सब चीज़ों पे तो सोचने का आपको टाइम ही नहीं मिलता है. तो इसीलिए जितना आप, और मैं तो बात भी नहीं करती थी किसी से ज़्यादा एग्जाम देने से पहले कि तुमने क्या पढ़ लिया, अरे ये केस लॉ नया है, तो मैं उन सब चीज़ों से थोड़ा दूर रखती थी एटलीस्ट एग्जाम देने जाने से पहले. और ट्राई करो कि जितना अपने आपको खुद ही आपको वहाँ पे काम रखना होता है, कोई आपको बोलेगा ना तो आपको और इरिटेशन ही होगी कि तुम समझ नहीं रहे हो, तो वो आपको चीज़ अंदर से ही लानी पड़ेगी. इतना कॉन्फिडेंस रखो कि जो आपने पढ़ा है ना वो आपको वहाँ पे डिलीवर कर पाओगे अच्छे से. So with this we end the session. First of all, congratulations. Thank you. And my question is that what is the best approach for main preparation along with that with pre answer writing and
मेंस के लिए आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए। पर्सनली मैं अगर बताऊँ तो सबसे पहले तो आपकी बैरिक पे कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आपको सब कुछ रटा हो, आपको कॉन्सेप्ट याद हो। फिर मैम ने जैसे कहा था कि रिविजन में हम इतनी बार कर लेते कि वो चीज़ें हमें अपने आप आने लगती हैं। देन आप प्रैक्टिस इतनी कर लो कि वहाँ पे हमें सोचने का 1 मिनट का भी टाइम नहीं मिलता है, तो आपके सिर्फ हाथ चलते हैं और दिमाग आपका थोड़ा आगे चलता है और आपके हाथ चल रहे होते हैं। तो आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए मेंस के लिए, तो यही है मेंस के लिए। जब आप मेंस की तैयारी कर रहे होते हो ना, तो प्री की तैयारी ऑटोमेटिकली हो रही होती है। आपको जो एडिशनल चीज करनी है प्री की तैयारी के लिए, वो है एमसीक्यू सॉल्व करना। बस जो तैयारी मेंस के लिए कर रहे हो वही प्री के लिए भी है, बस उसके साथ आपको एमसीक्यू सॉल्व करने जितने कर सको उतने। क्योंकि जैसे द्रुतिका ने बताया था कि एक सवाल एक सेक्शन से कहाँ से सवाल पूछ लेंगे ना, नहीं पता, तो आपको वो एमसीक्यू देख के लगेगा कि अच्छा यहाँ से ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता था क्या। तो दैट इज व्हाई यू नो कि कहाँ से किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। तो फिर बाकी जब सेक्शंस पढ़ोगे ना, तो ऑटोमेटिकली ध्यान उधर ही जाएगा कि वहां से ऐसा सवाल पूछा तो शायद यहाँ से भी पूछ ले। तो आप ऑटोमेटिकली उसी तरह से अपने ब्रेन को भी ट्रेन कर लेते हो कि यहाँ से सवाल आएगा तो ऐसा हो जाएगा, वहां से सवाल आएगा तो ऐसे आंसर कर लिया जाएगा। एक चीज़ मैं इसमें ये ऐड करूँगी कि जब आप प्री के लिए तैयारी करते हो तो जो भी लास्ट ईयर का कट ऑफ है आप उसमें से 10 मार्क्स अपने आप जोड़ लीजिए कि इस बार तो इतना जाएगा। जैसे लास्ट टाइम अगर 115 गया था तो मतलब लास्ट ईयर का तो पेपर भी खैर ऐसा था कि कट ऑफ थोड़ा नीचे चला गया था, बट मैं जो अपने लिए टारगेट लेके चलती थी मॉक टेस्ट में भी वो ये रहता था कि 150 में से मेरे 135 आने चाहिए, ये मेरे लिए एक बेंचमार्क है। तो जब मैं 135 टारगेट करती थी तो एट टाइम्स होता था 132 भी आ जाते थे, कभी कभी 137 138 तक भी गए। बट उतना करने के बाद भी मैं इतना ट्राई करती थी कोई सिली मिस्टेक्स ना हो, मैं जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकूं। पर आप इतना समझ लो, आप 5 मार्क्स मेरे में 5 मार्क्स तो आप ऐसे दे के आ जाएंगे प्री में उनको। तब जब मैंने 135 टारगेट करा तब मेरा 127 आया। और उसमें भी ये एक जैसे इस बार पेपर ऐसा था कि बहुत बार मैंने रिवीजन कर लिया था पेपर का, तो एक राउंड ऑफ रिवीजन तो यही था कि मैं वो क्वेश्चंस देखूं जहाँ पे नॉट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड इन दिस सेक्शन, ऐसे करके एक रिवीजन पूरा उसका था कि मैं नॉट को आइडेंटिफाई करूं। फिर भी मैं नॉट मुझे दिखा ही नहीं, और जब मैं घर में आई तो सबसे पहले मुझे नॉट ही दिखा उस क्वेश्चन में। तो ऐसा आप समझो कि आप जितनी भी प्रैक्टिस करोगे वो 5 मार्क्स का आप स्कोप लेके चलो कि उतना तो सिली मिस्टेक्स हो ही जाएंगे उस प्रेशर में, उस एनवायरनमेंट में। तो अपने आप के लिए एक टारगेट सेट करो और फिर उसको अचीव करने की कोशिश करो। जब मैंने घर आके देखा तो मेरे जो क्वेश्चंस मुझे अच्छे से बनते थे वो मेरा स्कोर फिर 133 तक जाता, और अब भले ही मेरा सिलेक्शन हो गया बट वो 6 मार्क्स मुझे इतने करते हैं, मैं अभी भी रात में सोते सुनते गिरती कि अच्छा एक वो क्वेश्चन आता था वो भी आता था तो मेरे 133 आ जाते। तो उस चीज़ को अपने पहले से ही मेंटली प्रिपेयर्ड रखो कि सिली मिस्टेक्स होंगी, बस आपको उसका स्कोप कम करना है कि मैं एक ही क्वेश्चन सिली मिस्टेक्स की वजह से गलत करके आऊँ। Ma'am, one last thing I just want to say, since I've appeared for another state apart from MP also, सब लोग को लगता है अप्रोच बहुत अलग अलग होती है हर स्टेट की। आई थिंक जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स की एक ही अप्रोच है, इन डेप्थ रीडिंग ऑफ द बेयर एक्ट। केसेस एंड ऑल आर सेकेंडरी ऑलवेज, ओके। तो इन डेप्थ रीडिंग ऑफ द बेयर एक्ट इज व्हाट यू नीड। लाइक इफ आई कैन जस्ट एक्सप्लेन विद वन एग्जाम्पल, डीजेएस में प्रीलिम्स में एक बहुत बढ़िया सवाल पूछा उन्होंने, 357A CRPC एवरीवन नोज, उसके सबसेक्शन 3 से उन्होंने एक लाइन बेयर एक्ट से चिपका के 4 बार ऑप्शंस बना दिए और उसमें एक वर्ड चेंज कर दिया, रेकमेंड। ट्रायल कोर्ट रेकमेंड्स टू द डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। एक में रेकमेंड था, एक में डायरेक्ट था, एक में ऑर्डर था, एक में कुछ और था, राइट। नाउ ओनली अ पर्सन हु हैज, नाउ दिस इज नॉट अबाउट मेमोराइजिंग, इट इज ओनली अ पर्सन हु हैज अंडरस्टूड कि ट्रायल कोर्ट डायरेक्ट नहीं करता, ट्रायल कोर्ट रेकमेंड करता है। Okay, only a person who has understood that and done multiple revisions will be able to answer that question. And competition is about elimination only. It's the brutal tool, है ना? So you have to, that is why read it in depth and your pre and mains preparation is taken care of for any state. Okay? जैसे अभी आपकी जो जर्नी रही, जैसे डायरेक्ट कमांड्स करके होंगे, जैसे जो भी आपकी नोट्स होंगी क्लास की, उसके अलावा जो भी गाइड्स हैं, मतलब जो आपको लगा कि कुछ आस्पेक्ट्स आपको हेल्प किया हो, जो अभी तक करेक्ट किया हो, जो आपका सोर्सेस है। हाँ, आई गेस एमपी का अगर मैं बताऊँ तो एमपी में मुझे कभी भी बेयर एक्ट से बाहर जाने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं है, चाहे प्री हो मेंस हो। मतलब मुझे एट टाइम सीनियर्स ने भी बोला कि भाई ये बुक रेफर कर लो, बट मैं कभी भी बेयर एक्ट से बाहर नहीं गई। मैंने पास्ट ईयर पेपर्स भी देखे और जो भी दूसरे स्टेट्स के भी अगर क्वेश्चन जैसे छत्तीसगढ़ है या राजस्थान है सिमिलर पैटर्न पे चलता है, तो मुझे कभी बेयर एक्ट से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बट कभी कभी होता है कि जैसे अब 18 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा जो कंसेप्चुअल बेस्ड होगा,
तो उसमें आपको रहता है कि आपको रेफर करने की ज़रूरत पड़ जाए। तो आई गेस हमारे पास सबके पास ही कॉलेज में खरीद ही लेते हैं कॉमेंट्रीज कि पिल्लई है, केलकर है, तो वो इस एक क्वेश्चन के लिए आपको हो सकता है थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़े, बट आई गेस बेयर एक्ट इज लाइक द होली बुक। आप साथ में कुछ भी कर लो, नेट रेफर कर लो, पास्ट ईयर पेपर्स देख लो, कमेंट्रीज देख लो, अपने खुद के नोट्स देख लो, दोस्तों के नोट्स देख लो, बट बेयर एक्ट को आपको नहीं छोड़ना है। बेयर एक्ट को तो हमेशा साथ में ही लेके चलना है थ्रू आउट ऑल द 3 मतलब प्री मेंस इंटरव्यू तीनों में। मानसी, आपने कोई बुक रेफर की थी, कोई सोर्सेस? यस मैम, मैंने डायरेक्ट रेफर किया था और परीक्षा मंथन समर्थ अग्रवाल की जो बुक आती है वो रेफर करी थी 2 मैंने भी ये परीक्षा मंथन समर्थ अग्रवाल की। एंड आई गेस जो हाँ सॉरी मैम ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि आप लोगों ने फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट क्लियर कर दिया। पर मेरा सवाल ये था कि अपनी प्रिपरेशन की शुरुआत में आपने इस एग्ज़ाम को कितने साल देने का सोचा था कि इतने अटेम्प्ट में मैं अपना स्विच कर लूँगी टू प्लान बी, या इतना तो मैं देना ही चाहूँगी? और क्या साथ में आपने ये भी सोचा था कि ग्रेजुएशन को क्योंकि इतने महीने हो गए, साथ में क्या LLM कर लेना चाहिए या जॉब कर लेना चाहिए? तो मेरा सवाल यही है आप लोगों से। Can I just I am with the most attempts. So तो जब मैंने ग्रेजुएट किया था मैं 2 साल की टाइमलाइन लेके चल रही थी, that I'll give myself 2 years. Unfortunately 2020 was also the year of the pandemic. तो मुझे लगा कि शायद 3 तक खिंच जाए, एग्जाम्स भी नहीं हो रहे थे, तो उस टाइम तो यही था 2 साल, एंड आई थिंक ऑलमोस्ट 3 साल हो गए अब तो उस बात को, या वो उतना सोचा था। But I would suggest anyone who wants to do this seriously, don't think in the beginning. Don't think. क्योंकि पता है क्या होता है, जब आप करते हो, सपोज आप पहले अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक चले गए, तो आपको लगता है कि नहीं, you should give one more, you know, तो it should be your judgment of how many years you should give this is based on how well you perform in that attempt. Okay, don't base it on anything else, like कि लाइफ में आगे क्या करना है, शादी कब करनी है, etc. See, those are chapters of your life which are also important, but like if when you're doing this, just do this like थोड़ा सा blinkered होके just do this. आई गेस मेरा तो जैसे मैंने अपने ऑनलाइन इंटरव्यू में भी बोला था कि आई हैव बीन लकी इनफ कि मेरा एक तो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकला है, बिकॉज आई नो सीनियर्स जिनका सेकंड में भी नहीं निकला, और इवन स्कूल के सीनियर्स जिनका 7वां या 8वां अटेम्प्ट था, जिनसे मैं पढ़ती थी, मैं बोलती थी कि भैया रिविजन करा दो लोकल लॉज का या जीके पढ़ा दो, तो ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं। तो मुझे टचवुड सच में बहुत लकी फील होता है कि आपकी मेहनत तो है, बट वो जो बोलते हैं ना लक फैक्टर, वो एक्चुअली होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो पर मेरे साथ ऐसा था, मेरे पास कभी इवन ड्यूरिंग माई क्लैट प्रिपरेशन जैसे मुझे प्राइवेट कॉलेजेस मिले भी थे, मैंने बोला नहीं मुझे NLU से ही करना है, सेकेंड अटेम्प्ट था, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, बट मुझे पता था कि मुझे ये नहीं पता कि NLU में नहीं हुआ तो क्या, बट मुझे पता था कि मुझे NLU से ही करना है। सो जुडिशरी के टाइम पे भी मेरे जैसे पेरेंट्स आर लाइक वरीड ना कि पापा तो तब भी थोड़ा चिल रहते पापा लोग, मम्मी नहीं हुआ तो इंटरव्यू में नहीं हुआ तो, जैसे मैं मेंस के जब दे आई थी रिजल्ट नहीं आया था, बट लाइक मैं पढ़ती रहती थी या फिर बोलती रहती थी कि यार इंटरव्यू, मुझे तो इसी में बताता था कि इंटरव्यू साड़ी कौन सी पहनूंगी, कैसे तैयार होकर जाएंगे, मेरा दिमाग इन्हीं सब चीज़ों में चलता था ना। तो मम्मी बोलती थी कि अभी रिजल्ट नहीं आया है, पहले से इतना चक रही है ना कि जैसे हो ही गया है इसका। तो मुझे इतना जब आप देते हो ना तो आपको समझ में आता है कि आप वहाँ पे कैसा परफॉर्म करके आए हो और यूजुअली आप कैसा करते हो, तो आपके लिए रहता है पैरामीटर जज करने का। बट जुडिशरी के अलावा जैसे बोलते भी थे पेरेंट्स की जुडिशरी नहीं तो क्या, पर मेरा तो पहला अटेम्प्ट था, मेरे पेरेंट्स भी बोलते थे कि कोई बात नहीं, नहीं भी हुआ तो हम एक और अटेम्प्ट है, लोगों का नहीं निकलता है तो तुम सेकंड अटेम्प्ट भी देना। बट सब कोई सोचता है ना कि पहले अटेम्प्ट में निकल जाए, वो चीज़ तो रहती है। बट मेरे खुद के दिमाग में भी अगर मैं सोचती थी भी कभी अकेले में कि जुडिशरी नहीं तो क्या, तो कुछ आता नहीं था मेरे दिमाग में ऑप्शन, क्योंकि वो एक नेचुरल इंक्लिनेशन नहीं है ना उस चीज़ की टुवर्ड्स। आई नो ऑप्शन है, मैं लिटिगेशन कर सकती हूँ या अकेडमिक्स में जा सकती हूँ, कॉर्पोरेट उसमें जा सकती हूँ, बट मुझे लगता नहीं था कि मैं, मतलब मेरा मन ही नहीं रहता था जाने का सिंपल। तो इसीलिए जुडिशरी है। एंड आई गेस जब वो आप उतने डेडिकेशन से करते हो ना तो वो चीज़ हो जाती है। और फिर साथ में ये डर भी रहता था कि अगर मतलब नहीं भी हुआ तो आप फिर दूसरों को भी आंसरेबल हो ना। और मुझे अपना नेचर पता है कि अगर मेरे पास प्लान भी होता तो शायद मैं नहीं कर पाती, क्योंकि आई हैव ऑलवेज लाइक आई हैव समथिंग टू फॉल बैक अपॉन ना, कि मैं फिर मेरी प्रिपरेशन वो ढीली पड़ जाती। आई गेस वो मेरे एक फ्रेंड ने बोला था कि सबसे बड़ा मोटिवेशन ना अनएम्प्लॉयमेंट होता है। तो जब तक आपको पता है आपके पास पैसे नहीं है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो, तो वो डर बना। एंड आई गेस दैट इज सो ट्रू। आइडियली बोलने के लिए तो बहुत है कि नई सर्विसेज विच इज़ ऑल्सो अ पार्ट, बट सबसे बड़ा मोटिवेशन मेरे लिए तो भाई अनएम्प्लॉयमेंट ही था, क्योंकि मुझे पैसे चाहिए थे। क्योंकि नहीं अच्छा लगता जब आप इतने बड़े हो जाते कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए पेरेंट्स से पैसे मांगो। तो आई गेस बट सबकी आई नो सबकी सर्कमस्टांसेस अलाउ नहीं करती हैं। अगर आपकी अलाउ कर रही हैं तो प्लीज़ अपना पूरा फोकस, पूरी एनर्जी और टाइम अपना उस एक चीज़ को दे दो पहले,
फर्स्ट अटेम्प्ट को अपना बेस्ट अटेम्प्ट होने दो। It's worth it. हाँ, The time and energy you spend is worth it. मैं इतनी डेस्परेट हो जाती थी जब मैं देखती थी कि मेरे जूनियर मतलब इवन जूनियर्स की भी जॉब लग गई है, तो मैं बीच बीच में इतनी डेस्परेट हो जाती थी कि मुझे 5,000 की भी नौकरी देगा ना तो मैं कर लूँगी जाके। तो आई गेस वो टाइम्स आते हैं, बट क्योंकि इंस्टेंट रिजल्ट नहीं दिखता है तो आपको अपने आप में वो होना चाहिए कि कीप रिमाइंडिंग योरसेल्फ कि व्हाई यू आर डूइंग दिस, और इसका रिजल्ट जब आएगा तो वो सब कॉम्पनसेट कर देगा उस चीज़ को। हाँ नहीं सेम। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइस। सो आप लोगों ने जुडिशरी गोल्ड के ऑनलाइन बैचेस के बारे में सब कुछ सुना है ना, कि ऑनलाइन हमने किस तरह प्रिपरेशन करवाई, ऑनलाइन मीडियम होते हुए किस तरह पर्सनलाइज्ड टच रखा विद द स्टूडेंट्स, किस तरह उनको हेल्प किया, गाइड किया। नाउ जुडिशरी गोल्ड हैज ऑलरेडी बिगिन विद इट्स ऑफलाइन बैच एंड हम एक नया ऑफलाइन बैच भी लेकर आने वाले हैं। सो यहाँ पे ऑनलाइन में जो 100% चीजें हुई थी, अब ऑफलाइन में वो 120% होगी। ज्यादा पर्सनलाइज्ड अटेंशन टू स्टूडेंट्स, मेंटरिंग, टीसीएस, क्लास, डाउट्स, एनीथिंग दैट यू वांट। टेस्ट सीरीज जहाँ पे आप सामने बैठ के देखोगे, जैसे कि धृतिका ने बताया था कि ऑनलाइन में कभी कंपटीशन का पता ही नहीं चला, तो जब दिल्ली गए और वहां देखी भीड़ तब डर लगा। ये चीज ऑफलाइन में नहीं होती। ऑफलाइन में यू नो कि इतने लोग बैठे हुए हैं साथ में और यही कंपटीशन है मेरे, तो आपको हमेशा एक कंपटीशन का फेयर आइडिया रहेगा। सो विद दिस आई वुड लाइक टू इनवाइट शिवानी मैम टू गिव द वोट ऑफ थैंक्स एंड पलाश सर। Hello everyone. Hello everyone. First of all, congratulations to Sukriti, Rutika and Mansi. मतलब इन लोगों का आना is a sense of achievement for us also कि हमारे students आज जब select होकर यहाँ पर आए as an honorable guest, तो वो मेरे ख्याल से सबसे प्राइड की बात होती है किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए, किसी भी फैकल्टी के लिए, कि वो अपने स्टूडेंट्स की सक्सेस स्टोरी यहाँ पर सुन रहे हैं। आई थिंक उससे ज़्यादा आपको खुशी कुछ और नहीं दे सकता। वो सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से खुशी की बात होती है सभी के लिए। एंड मेरे हिसाब से आज आप लोग जब यहाँ पर आए हो तो आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। छोटी छोटी चीज़ें जो हमें लगती हैं कि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट वो उन्होंने जैसे बताया कि क्या पेन यूज़ करना है, कैसे लिखना है, आपका इंटरव्यू में क्या डिमीनर होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। आई थिंक वो स्टूडेंट्स मेंटरिंग आपको बहुत कुछ मिल जाती है, लेकिन जो आप खुद एग्जाम देकर आए हुए कैंडिडेट से पूछते हो, जब वो खुद का एक्सपीरियंस शेयर करता है तो वो आपको ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि वो कुछ उस जगह पे रहकर आए हैं। और मेंटर्स तो हमेशा रहते ही हैं, बट ये जो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं ये वहाँ पर रहकर आए, तो आई थिंक वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। एंड दे हैव, मतलब मैं इनका कुछ कह सकती हूँ बिकॉज आई हैव बीन इन टच विद देम, तो इनका हार्डवर्क ही है। मतलब हम तो सिर्फ इनको गाइड ही कर सकते हैं, बट इन्होंने जो अपना हार्डवर्क किया, जो मेहनत इन्होंने करी है, जो कुछ इन्होंने देखा है इन पास्ट 1 ईयर, ये सब इनकी मेहनत है। और ये सब करके आई थिंक मतलब इतने नॉलेजेबल है ये सब कि जब इनको जो बताया दे फॉलोड एवरीथिंग। मतलब ऐसा नहीं है कि अरे मैम ये आपने बता दिया, ये तो एक्स्ट्रा चीज़ें हम क्यों करें, नहीं, दे फॉलोड एवरीथिंग। और यही सक्सेस है, मतलब यही की टू सक्सेस है। मतलब हार्डवर्क का कोई शॉर्टकट होता ही नहीं है। मतलब जितना आप मेहनत करोगे वो कहीं ना कहीं आपको पे करेगा। तो उसी के लिए थैंक यू फॉर ग्रेसिंग अस विद योर प्रेजेंस, द वंडरफुल ऑडियंस, और स्पेशली अर्शद सर, पलाश एंड द एंटायर टीम जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया। थैंक यू सो मच। सुकृति यहाँ पे दिल्ली से आई है, ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली। मानसी सागर से आई है। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग फॉर दिस इवेंट, क्योंकि आपको पता भी नहीं है कि ये इवेंट से कुछ स्टूडेंट्स की लाइफ में क्या चेंजेस होंगे। शायद वो जो एक होता है ना कि टर्न ऑफ इवेंट्स जो होता है, शायद ये इवेंट इज अ टर्न ऑफ इवेंट, टर्न ऑफ लाइफ फॉर स्टूडेंट्स। जो छोटी छोटी चीज़ें जो उनके दिमाग में भी चलती होंगी, जो उनके दिमाग में भी आता होगा कि ये कैसे हुआ वो कैसे हुआ, इसके साथ कैसे तैयारी, उसके साथ कैसे तैयारी। आई थिंक हर स्टूडेंट ने कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात से तो रिलेट किया ही होगा फॉर श्योर, क्योंकि एक एस्पिरेंट की जर्नी दूसरे एस्पिरेंट की जर्नी से बहुत डिफरेंट होती नहीं है। बस आपके तरीके अलग होते हैं, बस आपकी मेहनत करने का तरीका अलग होता है। कुछ स्टूडेंट
आराम से बैठ के पढ़ना चाहते हैं, कुछ स्टूडेंट 12 घंटे लिखना चाहते हैं। सो डिफर करती है तैयारी का करने का तरीका, लेकिन वो जो जर्नी है वो तो एक ही है। So thank you so much for coming to Judiciary Good.